अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ 10 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दुआ है कि आज का रोज़ आपका एक खूबसूरत अंदाज में गुजरे और आज के रोज़ भी दुरूद पाक कसरत से पढ़ते रहें ताकि आप पर रहमतें, फजीलतें और बरकतें नाज़िल हों। आज के दिन की बात करें तो आज कल शायद आपने क्रिकेट का मैच देखा हो और ज़्यादा वहाँ पे अच्छी आपको एक गेम देखने को नहीं मिली, लेकिन आज पाकिस्तान हॉकी टीम का मैच है। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आज फाइनल मैच है और पाकिस्तान की टीम कई साल बाद आज फाइनल में पहुंची है। फाइनल में कुछ रोज़ पहले पहुंची थी, लेकिन आज उसका फाइनल मैच होना है जापान के साथ। तो पूरी कौम इस वक्त तैयार है कि इस बार जो अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट है वो पाकिस्तान की टीम जीते। लास्ट टाइम 2 बार हमारी जो हॉकी कौमी टीम है वो 2 बार ये टूर्नामेंट अपने नाम कर चुकी है। इस बार काफ़ी बेहतर गेम देखने को नज़र आ रही है हमारी टीम की। हालांकि कई माजी में तनकीद होती रही, माजी में हॉकी को नज़रअंदाज भी किया जाता रहा, हमारे प्लेयर शायद परफॉर्म उस तरीके से नहीं कर रहे थे, लेकिन इस बार जो टूर्नामेंट देखने को मिला, मैच देखने को मिले तो वो 90s का दौर याद आ रहा था जब हमारी टीम मुसलसल कामयाबियां समेटती थी और ये कई साल तक जो कौमी खेल है उसमें नंबर 1 रही। लेकिन उसके बाद ये मामला ऐसे चले कि फिर हमारी हॉकी टीम कमज़ोर हुई और वो हर मैच में हमें हारती हुई दिखाई देती थी। लेकिन इस टूर्नामेंट में काफ़ी बेहतर तब्दीली देखने को नजर आई और आज फाइनल है तो पूरी कौम ये दुआ कर रही है कि अल्लाह करे आज पाकिस्तानी हॉकी टीम अच्छा परफॉर्म करे और ये टूर्नामेंट अपने नाम करे। इस पर आज हम खसूसी बात करेंगे और इस पर बात करने के हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद होंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस हवाले से फ़ोन कॉल पर मलेशिया से सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी कॉल पे लें और उनसे भी जाने कि इस बार कैसा कम्बिनेशन टीम का बनाया कि माशाल्लाह टीम जो है वो कामयाबियां समेट रही है। और आज के मैच के हवाले से भी उनसे जानेंगे। ये सारे मामला चलेंगे। उसके साथ साथ आज हम कोशिश करेंगे जिस तरह हमारे साथ रोज़ाना हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद होते हैं और हम शहर की स्टोरीज उनसे डिस्कस करते हैं। नादरा और पासपोर्ट ऑफिस, इन 2 दफातर को वज़ीर दाखिला ने अपने नज़र में रख लिया और रोज़ाना के हिसाब से वहाँ पर दौरे कर रहे हैं और कहा है कि इन दफातर को बेहतर करना पहली तरजीह है ताकि जो आवाम वहाँ पे परेशान होती थी, इंतज़ार करती थी मिस मैनेजमेंट की वजह से, उसको बेहतर करना। तो उस पर भी हम बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे रिपोर्टर हैं शकील सुल्तान, हम उनसे इनसे तफसील में बात करेंगे। उसके साथ साथ हम सरकारी स्कूल कॉलेजेस के हवाले से और उसके साथ साथ जो मैट्रिक के इम्तहानात हुए उसके हवाले से भी हम उनसे बात करेंगे। शकील सुल्तान, आपको खुश आमदीद। थैंक यू। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हम आपसे इन मामलात पर तफसीलन बात करेंगे जी इंशाल्लाह। और उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान मौजूद होंगे। जिस तरह हमने आपको बताया कि आज अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मैच है, तो उसी मुनासबत से हमने मदऊ किया है अपने मेहमान को जो कि हॉकी प्लेयर हैं, इंटरनेशनल अंपायर हैं, कमरान शरीफ चौधरी साहब। कमरान शरीफ चौधरी साहब, खुश आमदीद। जी बहुत शुक्रिया। आज हमें भी अच्छा लग रहा है कि हमारा जो कौमी खेल है और जो आज हमारी कौमी हॉकी टीम है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो तवक्कुआत भी आपसे जानेंगे आज के मैच के हवाले से और आपकी एक्साइटमेंट, आपको कैसा लग रहा है कई अरसे बाद? देखें जी, मैं ही नहीं हर पाकिस्तानी बहुत खुश है पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर कि काफ़ी अरसे के बाद हमें एक अच्छा खेल और एक अच्छा जज्बा ग्राउंड के अंदर नजर आया है कि जो जीतने का एक करेज है बंदे प्लेयर्स के अंदर, वो हमें दोबारा ग्राउंड के अंदर नजर आई है काफी टाइम के बाद। और इस पूरी कौम खुश है और जी बहुत खुशी की लहर है। एक तो हमारा वो कौमी खेल है और दूसरा इस खेल पे हमारी हमेशा फतह रही है और हम सबसे आगे रहे हैं। जी जी बिल्कुल, जरूर, आप सही बजा फरमा रहे हैं। और फिर जब वापसी का सफर हुआ है और एक अच्छा सफर शुरू हुआ है तो यकीनन पूरी कौम इस पर खुश है। हम इस पर तफसील में बात करेंगे। हम जरा आएंगे शकील सुल्तान के पास। शकील, नादरा पासपोर्ट ऑफिस काम कराना है तो जो बाहर एजेंट बैठा है उसको पैसे देने हैं, उसके बाद काम होना है। जो भी वज़ीर दाखिला ने इनिशिएटिव लिया है, किस हद तक चेंज आएगी, अब किस हद तक बेहतरी शुरू हुई है और मज़ीद कितना टाइम लगेगा? अच्छा, मुझे ना 2 साल हो गए हैं सहाफ़त के शोबे में आए और 2 साल से ही मैं पासपोर्ट और नादरा काम देख रहा हूँ। ये जो आपने बात की है ना कि बाहर पैसे देंगे तो अंदर काम होगा, मैं यही देख रहा था। रूटीन यही थी कि मतलब एक आम कोई भी चाहता है तो वहाँ लोगों का एक उसके गिर्द रश बन जाता है कि आपका काम हम करा देंगे। वो काम जो अंदर 3000 में हो रहा होगा, आप 3600 दें और ये काम हम करा देंगे। ये सिलसिला चलता आ रहा था।
लेकिन जब मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला बने हैं और वो एक तूफ़ानी दौरे करते हैं, सबको पता है कि वो कहीं भी पहुंच जाते हैं, पता नहीं चलता, और काफ़ी टाइम गुजारते हैं वहाँ पे, काफ़ी टाइम गुजारते हैं, लोगों की सुनते हैं, लोगों से बात करते हैं। तो वो पासपोर्ट दफ्तर जिसके सामने एक छतरी बनाए, नीचे स्टूल और चेयर रखे और वहाँ पे कई 20 लोग बैठे होते थे जो शहरियों को पकड़ते थे कि हम आपका काम करा देते हैं, गाइडेंस के मतलब हम आपको गाइड करते हैं, और गाइड करने के चक्कर में उसको लूट लेते थे। आज आप पासपोर्ट दफ्तर के सामने जाएं, आपको कोई भी स्टॉल नहीं मिलेगा। अच्छा, वो एजेंट सारे हटा दिए गए? सारे हटा दिए। 2 साल पहले भी हट सकते थे, ये 2 साल पहले भी हट सकते थे, लेकिन कोई इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था। मैं सोच रहा था कि एक मिनिस्टर भी ऐसे दफ्तर में पहुंच सकता है, खुद एक मिनिस्टर जो खुद एक पूरे, वो भी वज़ार दाखिला की पोस्ट पे होना, और नादरा और पासपोर्ट जैसे सेंसिटिव इदारे हैं, एक हाईली रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है ये तमाम डाटा वाले जो इदारे हैं, हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं। शाम का वक्त है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, और एक कचहरी बड़ा अहम दफ्तर है नादरा का, और अचानक पता चलता है जी उस दफ्तर के अंदर मिनिस्टर पहुंचा हुआ है और वो शहरियों से बात कर रहा है, क्या मसला आ रहा है आपको, एसी क्यों बंद है, इतनी लंबी कतार क्यों लगी हुई है, दफ्तर कब तक खुला रहेगा, तुम्हारा क्या मसला है, इतनी देर से यहाँ क्यों खड़े, सबकी बातें सुन रहे हैं, फौरी आर्डर जारी कर रहे हैं। तो यही कुछ पासपोर्ट में भी था। अब वही काम जो पहले बाहर स्टॉल्स पे बैठे माफिया कर रहे होते, अब वही काम डायरेक्ट अंदर से हो रहा है, उनको हटा दिया गया है। तो ये पासपोर्ट ऑफिस में एक बहुत बड़ी चेंजिंग आई है कि माफिया बाहर बैठा, उसको बिल्कुल रिमूव कर दिया गया, वही काम आप अंदर से कर रहे हैं। लेकिन ये काफ़ी बड़ी चेंज है और इसमें मजीद टाइम लगेगा। हम ये नहीं कह रहे कि मुकम्मल 100% सब कुछ ठीक हो गया होगा, लेकिन जो स्टेप लिया गया यकीनन उसके बेहतरी के आसार नजर आना शुरू हो गए, और अगर इसको जारी रखा गया तो यकीनन ये जो हमारे दफातर हैं ये बेहतरीन दफातर बन जाएंगे। हम जरा आएंगे इस हवाले से मजीद बात करेंगे कमरान शरीफ चौधरी साहब के पास। कमरान शरीफ चौधरी साहब, 2013 में हमने देखा कि अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जीता, उसके बाद पता नहीं हमें किसकी नज़र लगी, और 2024 में अब आके हम फाइनल में पहुंचे। तो एज अ हॉकी प्लेयर आप किस नज़र से अपनी टीम को देख रहे हैं? जी बिलाल भाई, बात इस तरह है कि अचानक पूरी पाकिस्तानी अवाम वो भी यही देख रही है कि ऐसी कौन सी जो छड़ी आ गई है जादू की कि यकदम पाकिस्तान की हॉकी टीम ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो मैं अपने पाकिस्तानी अवाम को भी ये बताना चाहूँगा और जो हमारी यूथ हॉकी प्लेयर्स हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि एक मैच तो बंदा तुक्के से जीत सकता है, समझ आती है, जीत सकता है तुक्के से। तो अल्हम्दुलिल्लाह के सुल्तान अजलान शाह गोल्ड कप के टूर्नामेंट में पाकिस्तान अभी तक नाकाबिल शिकस्त है माशाल्लाह। तो इन्होंने 3 मैच जीते हैं, बड़े मार्जिन से, 1 बराबर गया और 2 बराबर किए हैं। तो नाकाबिल शिकस्त होने की वजह सिर्फ यही थी कि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, प्रेसिडेंट तारिक बुगटी साहब और उनके साथ उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं ओलंपियन राना मुजाहिद साहब, इनकी आपस में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से तारिक बुगटी साहब नए प्रेसिडेंट थे, उन्होंने आके लड़कों के जहन के अंदर ये चीज डाली कि बेटा आप लोगों ने जीतना है तो हमारी इज्जत होनी है, तुम्हारे अंदर वो टैलेंट मौजूद है कि आप अच्छा परफॉर्म करके मुल्क, कौम का और अपना नाम रोशन कर सकते हैं। और फिर साथ साथ उन्होंने गोरा कोच ऑल्टरमेंट्स उनको उन्होंने हायर किया। उन्होंने दिन रात मेहनत करके पूरी रात वीडियोस देख के, मुखालिफ टीमों की खामियां देख के प्लेयर्स को मोटिवेट किया। पूरी स्ट्रेटजी जाके गई जी मुकम्मल, उसके बाद तैयारी के बाद मैदान में उतरा गया। बिल्कुल एक मुकम्मल प्लान करके, यानी कि जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी साहब का काम है उन्होंने वो किया, जनरल सेक्रेटरी ओलंपियन राना मुजाहिद का जो काम था उन्होंने वो किया, कोच ने अपना काम किया और प्लेयर्स ने अपना काम। अमाद शकील भट्ट की क़यादत में टीम परफॉर्म कर रही है। जी, पाकिस्तान टीम के इस वक्त का जो कप्तान है अमाद शकील भट्ट हैं, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। बल्कि मैं तो एक अमाद शकील भट्ट का नाम लूं तो बाकी प्लेयर्स के साथ जाती है। तो एक हॉकी एक टीम वर्क है। तो पूरी टीम, जो रिजर्व प्लेयर भी बैठे हैं वो भी जब अंदर आते हैं तो वो भी उन्हीं प्लेयर्स के बराबर ही परफॉर्म कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर। आज जापान से मुकाबला है, आगे जो जापान की टीम है वो भी नाकाबिल शिकस्त है और पाकिस्तान की टीम नाकाबिल शिकस्त है इस टूर्नामेंट में, तो फिर इनका मुकाबला कैसे देख रहे हैं? जो बिलाल भाई जापान की टीम है, अगर हम उसकी इंटरनेशनल रैंकिंग वाली साइड पे जाएं तो जापान की रैंकिंग हमसे बेहतर है। ठीक है, क्योंकि पिछले 10-12 साल से
हमारी हॉकी जवाल पजीर थी, पिछले थोड़े से अरसे से ट्रेनिंग करके जो टीम है वो ऊपर आई है और एक वर्ल्ड में एक मैसेज किया है कि पाकिस्तान के अंदर हॉकी है, मरी नहीं है। और जो बिल्कुल एक खामोशी छा गई थी, खामोशी छा गई, वो वाला सिस्टम नहीं है, वो वाला सिस्टम क्या मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है। एक पाकिस्तानियों के अंदर हॉकी ब्लड के अंदर है, बहुत ज्यादा टैलेंट है। मैं तो देख रहा हूं ना, मैं तो ग्रास रूट पे काम कर रहा हूं। अब यंग प्लेयर्स को देखें, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो फाइनल मैच है, मैं बड़ा सेटिस्फाई हूं अपनी टीम से। ये मुकाबला करेगी और जीतने की पोजीशन में और इंशाल्लाह मुकाबला करेगी और अच्छे मार्जिन से जीतेगी, जो मेरा एक्सपीरियंस है इंशाल्लाह ताला। और हम सबकी दुआ है कि आज जो हमारी टीम ये जो कप है उठाए और हम पूरी कौम इसका जश्न मनाए, क्योंकि जब हमारे प्लेयर परफॉर्म करते हैं तो पूरी कौम की दुआ इनके साथ होती है और सबको अच्छा लग रहा होता है। और जब हमारे प्लेयर परफॉर्म नहीं करते तो हमारी पूरी कौम नाखुश भी होती है, क्योंकि उनकी जो खुशियाँ हैं, कौम के जज्बात हैं, वो उन प्लेयर के साथ वाबस्ता होते हैं, तो वो उनकी जीत की दुआ कर होते हैं। ये वैसे कितनी खूबसूरत बात है, कितनी खूबसूरत लम्हात हैं और ये हमारे प्लेयर कितने खुशनसीब हैं कि इस मुल्क की आवाम सब लोग उनकी कामयाबी के लिए दुआ गो हों, वरना हम आजकल देखते हैं कौन किसी के लिए दुआ करता है। तो ये भी एक बहुत बड़े एजाज की बात है। इसी तरह होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। पूरी कौम दुआ कर रही है इस वक्त पाकिस्तान की हॉकी टीम के लिए कि इतना अच्छा फर्स्ट मैच से, फर्स्ट डे से परफॉर्म करके आ रही है। वैसे आपको क्या तवक्कुत थी? ये टूर्नामेंट शुरू हुआ जब पहला मैच पाकिस्तानी टीम एक अच्छे उसमें देखें मैदान में आई, तो कैसा लगा कि इस टूर्नामेंट में हम आ जाएंगे, जगह बना लेंगे, या फिर वही पहले साइड में फारिग हो जाएंगे? बिलाल भाई, एक बात मेरी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपके इस सवाल से अपनी पाकिस्तानी आवाम को और हॉकी प्लेयर्स को यह बताना चाहूंगा कि हमारी फौज जितनी भी स्ट्रांग है, फौज से मीन के हॉकी टीम जितनी भी स्ट्रांग है, जब तक इसकी लीडरशिप और कप्तान और जो इस टीम को बना रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो उनको सही ब्रीफ नहीं करते, उनको लड़ाने का जज्बा नहीं, उनको लड़ने का तरीका नहीं बताते, तो कोई अच्छी से अच्छी टीम है वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। एक ओनरशिप लेना और जिम्मेदारी लेना, उसके बाद मैदान में आ जाना और कोच करना और टीम को मोटिवेट करना और फाइट के लिए तैयार करना। तो ये सारी चीजें हम बड़े अरसे के बाद देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट अपना काम कर रहा है, सेक्रेटरी साहब अपना काम कर रहे हैं और कप्तान जो है वो अपनी टीम को लेके बैठा हुआ है, कोच अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। रात पूरी रात अल्टरमेंस वीडियोस देखते हैं मुखालिफ टीम की, उनके जो खामियां हैं वो देखते हैं, अपने प्लेयर्स को ब्रीफ करते हैं कि यहां से आपने जाना है। ये वही मेहनत है जिसके नतीजे हमें देखने को मिल रहे हैं। हम मजीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कौमी हॉकी टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से हम बात कर रहे थे, हम मज़ीद भी बात करेंगे। हम जरा आएंगे शकील सुल्तान के पास। शकील, जो नादरा के हवाले से आप बता रहे थे, पासपोर्ट ऑफिस के हवाले से बता रहे थे, वहाँ पर एक तो जो एजेंट माफिया का राज था, अब उसमें तो कमी नजर आई है। एक और भी वहाँ पे प्रॉब्लम रहा है शुरू से कि वहाँ पे लोगों को सहूलत, लोगों की रहनुमाई नहीं होती और लंबी और तवील कतारें। सबसे मेन मसला वहाँ पे ये होता है कि लोग अपना काम छोड़ के जाते हैं और घंटों इंतज़ार करते हैं। तो इसका क्या हल निकाला है वज़ीर दाखिला ने, और अब क्या तवक्को है कि किस हद तक बेहतरी आएगी? वो मुल्तान, क्योंकि लाज़मी बात है हम साउथ में बैठे हैं, तो पहले इस रात लाहौर इस्लामाबाद में देखने को मिलते हैं, उसके बाद शिफ्ट होते होते मुल्तान तक पहुँचते हैं। तो कोई पहुँचना शुरू हुए हैं कि अभी तक कुछ टाइम लगेगा? ये लंबी लाइनों का हल, अगर मुल्तान शहर के दफ्तर की बात करें, मुल्तान में 2 पासपोर्ट के दफ्तर हैं, एक एग्जेक्टिव, एक रीजनल पासपोर्ट दफ्तर है। जो एग्जेक्टिव है ना, उसमें तो लंबी लाइनों का मसला नहीं होता। उसमें आप जाते हैं, 2 गुना आपकी फीस है, आप फीस देते हैं और एक केसी के कमरे में आपके बैठ का सारा काम हो जाता है। जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है ना, उसका अंदर का माहौल तो ठीक है, वहाँ बैठने की जगह भी है, लेकिन कभी कभी ना मामूल से ज़्यादा रश होता है। जुम्मा के दिन और सोमवार के दिन, ये 2 दिन ऐसे हैं जब मामूल से ज़्यादा रश होता है। मैं कल जब पासपोर्ट दफ्तर गया, वहाँ मैंने शहरियों से बात की, तो अंदर इतना रश था कि जो सिटिंग एरिया था इधर वो भी फील था, और जो सिटिंग एरिया इस साइड पे था जहाँ पे इंतज़ार करते हैं वो भी फील था, और शहरी बाहर इंतज़ार भी कर रहे थे। इसलिए हमारे शहरी बाहर पासपोर्ट बनवाने की ज़्यादा आजकल बनवा रहे हैं। खैर है, एक तो हाँ, पासपोर्ट वो हर कोई इस चक्कर में है
कि मैं बाहर चला जाऊं और बाहर अपना रोजगार करूं। यहाँ पे उतनी उजरत नहीं मिलती, जो शहरियों का कहना है कि हम इतना काम भी करते हैं, उतनी उजरत नहीं मिलती, तो उस उजरत में हमारा घर नहीं चलता। तो बेहतर है जब करना ही काम है, मेहनत करनी है, एक दफ़ा 8-10 लाख लगा के बाहर चले जाते हैं, वहाँ कमाते हैं 2 गुना 3 गुना ज़्यादा, आपको पता है पाकिस्तान से मिलता है उजरत, तो कमा के भेजते हैं। तो ये वहाँ पे ज़्यादा जो मैंने देखा है ना, वहाँ पे 2 किस्म के लोग ज़्यादा हैं जब पासपोर्ट दफ्तर में होता हूँ। एक नौजवान जो पढ़ाई मुकम्मल करके बाहर जाना चाहता है, और दूसरा मजदूर तबका जो कोई ड्राइवर बन के जा रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन बन के जा रहा है, कोई वेल्डर बन के जा रहा है, किसी भी मतलब इस तरह के जो काम है, वो ज़्यादातर मजदूर तबका बाहर जाने को तैयार है। तो मैं हैरान होता हूँ, और मज़े की बात, उनसे बात की जाती है कि आप क्यों बाहर जाना चाह रहे हैं, बस कोई भी वहाँ पे हमारा काम लग जाए। तो ये लोगों का रश होता है। और सोमवार चूंकि वर्किंग डे है, हफ्ते का आगाज और होता है, तो लोगों को ये लगता है कि आज अफसर सारे मिल जाएंगे, आज मेरा काम जल्दी हो जाएगा। वो लोग जो बाहर जाके कमाना चाह रहे हैं, तो कम से कम उनको तो हम सहूलत दें, ताकि वो एक अच्छे अंदाज से यहाँ से जाएं और फिर वहाँ जाकर कमाएं, और फिर वापस उन्हें पाकिस्तान पैसे भेजने होते हैं, तो लाजमी बात है, तो उनके लिए सहूलत होनी चाहिए, और उनके लिए भी होनी चाहिए। और एक और चीज़ सबके लिए होनी चाहिए, लेकिन उनको स्पेशल प्रोटोकॉल देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, चलो कमाई करने जा रहे हैं, कुछ ना कुछ भेजेंगे ही पाकिस्तान में, ठीक है। और इसके साथ एक चीज़ जो मुतालबा मुल्तान के शहरियों का है, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से है, वो हर चीज़ को देखते हैं, छोटे छोटे मसाइल पर भी नज़र रखते हैं। इस मसले की तरफ भी तवज्जो दिलवाना चाहती है अवाम कि पासपोर्ट ऑफिस में जो बैंक चालान की विंडो है, वो बिल्कुल सड़क के ऊपर है। तो अगर किसी को अपना चालान पे करना है ना, तो वो लाइन सड़क पर बनी होती है। तो जब लास्ट टाइम डीजी आए थे पासपोर्ट के, उन्होंने इस चीज़ को देखा, जब वज़ीर दाखिला बने तो उन्होंने फिर सारे स्टाफ को भी खींचा, तो हर अफसर ने अपने अपने मुतल्लिका दौरे भी शुरू किए। तो जब वो मुल्तान दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने भी इस इशू को देखा कि इसको कहीं साइड पे लगाया जाए, लेकिन अभी वो नोट कर गए हैं, उम्मीद है जल्द हल होगा। एक वो मसला, और दूसरा ख़वातीन और मर्द दोनों एक ही विंडो में खड़े होते हैं अपने काम के लिए। ये पासपोर्ट ऑफिस के जो बैंक चालान विंडो है, नादरा ऑफिस में भी उन्होंने दौरा किया और 24 घंटे खुला रखने के अहकाम जारी कर दिए। अब लाजिमी बात उसका टाइम टेबल चेंज होगा, तो उसमें आप किस हद तक बेहतरी देख रहे हैं, और पहले मिसाल क्या थे वहाँ पे? अच्छा, ऐसा है, नादरा जो है ना, नादरा मुसलसल अवाम की सहूलत के लिए काम कर रहा है। नादरा वैन भी चल रही होती हैं, सारा कुछ चल रहा है। नादरा की मोबाइल वैन्स हमेशा एक्टिव हैं, और उसके साथ साथ नादरा ने अपने दफ्तरों को बड़ा अपडेट किया है। और इसके साथ तीसरी एक और चीज़ शुरू की है नादरा ने, मुल्तान में भी ये सहूलत मुल्तान के शहरियों के लिए है। मुतलका यूनियन काउंसिल में नादरा की वैन पहुँचती है, मोबाइल वैन जितनी भी हैं, और वहाँ पे आपके 3-4 जो प्रोसेस काम है जिसके लिए आपको दफ्तर जाना पड़ता है, वो वहीं पे कर रहे हैं। लेकिन ये जो 24 घंटे वाली आपने बात की है, मुल्तान में जितने भी दफ्तर हैं, मुल्तान रीजन में बात करें, हर दफ्तर 24 घंटे के लिए पाबंद नहीं किया गया। जिस दफ्तर को उन्होंने विजिट किया था, जो कचहरी वाला उसको कहा था, वो ओपन होता था शाम 10 बजे तक, ठीक है। और जब उन्होंने विजिट किया ना, और उस टाइम इत्फाकन तौर पे रश काफ़ी ज़्यादा था। इन दिनों आपको पता है हज पर शहरी जा रहे हैं, ठीक है, और अवाम पासपोर्ट भी बनवा रही है, तो जब इस तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं नादरा का इशू भी आ जाता है। तो जब पासपोर्ट की तरफ रश बढ़ता है तो ऑफकोर्स नादरा की तरफ भी रश आता है। तो शहरी जो है ना, वो दिन भर अपना काम करते हैं, उनको ये होता है कि फलां ऑफिस शाम को चले जाएंगे, सुकून से शाम को काम करवा लेंगे, और उस टाइम रश बहुत ज़्यादा था। तो मोहसिन नकवी साहब ने 2-3 अहकाम जारी किए थे। एक ये कि इस दफ्तर को किसी और बेहतर मुकाम पर शिफ्ट करें, दूसरा AC बंद थे, तो उन्होंने ये हुक्म जारी किया कि इतनी सख्त गर्मी है, AC को चलने दिया जाए। तीसरा उन्होंने कहा कि ये दफ्तर 24 घंटे इसको पाबंद बनाया जाए। कुछ दिन ये ओपन भी रहा है, लेकिन अभी कल किसी वजह से दफ्तर बंद था, उस शहरियों को मुश्किलात थी। लेकिन DG से जब हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ दफातर जो हैं उनको 24 घंटे खुला रखने के लिए इक़दाम करें। 24 घंटे खुला रखने के हवाले से इक़दाम करें, और यकीनन अगर वो 24 घंटे दफातर खुले रहते हैं तो उससे आवाम को फ़ायदा होगा। जो हमारे लोग कारोबार करते हैं, उसके साथ साथ जॉब्स करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, अगर वो अपना काम छोड़ के वहाँ जाएंगे और कई घंटे लगाएंगे, तो वो लाजमी बात उनके लिए परेशानी होगी। अपना काम मुकम्मल करने के बाद उनको ख्याल आए कि मैंने नादरा का ये अपना काम कराना है, तो वो जिस टाइम में चले जाएँ, तो उनके लिए आगे सर्विस मिले, उनको उनके लिए स्टाफ बैठा हो, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो यकीनन यही चीज़ें आम पब्लिक भी डिमांड करती है कि उनके लिए आसानियाँ पैदा हों, उनके लिए आसानियाँ लाई जाएँ और आसानियाँ क्रिएट की जाए। तो इससे यकीनन इसको काफ़ी पब्लिक भी इस चीज़ को काफ़ी पसंद कर रही है। हम इसमें मज़ीद भी बात करेंगे। हम ज़रा वापस आएंगे कमाल शरीफ चौधरी साहब के पास। चौधरी साहब, जो आज के मैच के एक जो आपने पहले भी जिक्र किया कि जो हमारी टीम
माजी में बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकी। अब बाकायदा तौर पर पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ टीम मैदान में उतरती है और सामने वाली टीम को देख के, जिस तरह हम क्रिकेट में देखते हैं कि जब कभी हमारी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही होती है बताते हैं कि फलां प्लेयर के मुकाबले में ये बॉलर है, अब ये मुकम्मल तैयारी के साथ ही गेम खेल जा रही है। बिलाल भाई, मैं तो ये समझ रहा हूं कि आप जो भी सवाल कर रहे हैं एक बड़ा अच्छा सवाल करते हैं, जिसकी वजह से एक प्लेयर्स को भी अवेयरनेस जाती है और यूथ को भी जाती है और जो दूसरे मैनेजमेंट हैं उनको भी जाती है। तो पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है, पहले भी यही प्लेयर थे, कोई थोड़े बहुत इन आउट होते हैं, लेकिन एक टीम को मुत्तहिद करना, उनको फाइटर बनाना, उनके अंदर जीतने की सलाहियत पैदा करना और उनके अंदर एक एहसास दिलाना कि पाकिस्तान के आप ही प्लेयर हैं जो नुमाइंदगी यहां पे करने आए हुए हैं और आपने ही इसको जीत के जाना है, आपके अलावा पीछे से कोई फरिश्ते नहीं आने हैं, आपने ही जीतना है, आप ही पाकिस्तानी अवाम के लिए फरिश्ते हैं, आपके अलावा हमारे पास कोई हॉल नहीं है। तो अगर प्लेयर हर मैच के अंदर एक जज्बा लेके उतरता है, अपने बेडरूम से, कोच के रूम से या चेंजिंग रूम से वो ग्राउंड के अंदर जीतने के लिए जाता है, ना कि जीत के जाता है। जो जीतने के लिए जाता है अल्लाह पाक उसको उसकी मेहनत कभी भी जाया नहीं करते। तो इस टूर्नामेंट के अंदर हर प्लेयर जिस वक्त अपने रूम से निकलता है तो वो जीतने की नीयत से जाता है वहां से, भाई हम जीतने के लिए जा रहे हैं, जीत के नहीं जा रहे हैं। इसी तरीके से जिस हालात में पाकिस्तान की हॉकी टीम सुल्तान अजलान पेश किया है, मैं अप्रिशिएट करता हूं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, आईपीसी सेक्रेटरी साहब को। और माजी में हम देखते थे कि सहूलियात की कमी का भी शिकवा करते रहे। जी, मैं एक कैप्टन का बयान आया था, जब हम दाल रोटी खाएंगे तो हम क्या परफॉर्म करेंगे, और काफी उनका बयान मीडिया की इंसिडेंट बना था और तनकीद भी हुई थी मैनेजमेंट पे कि आप अपने प्लेयर को कुछ दे नहीं रहे। तो इसमें भी कोई बेहतरी आ रही है? जी, मैं इसी तरफ ही आने लगा था। पाकिस्तान की जो एक हॉकी टीम है, जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से टोटली नजरअंदाज है काफी सालों से। आप अगर सालाना 70-80 लाख रुपया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को दे देते हैं, सालाना 70-80 लाख रुपया, जो एक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से ग्रांट आती है, ठीक है, तो उससे तो आजकल के दौर में एक मुल्तान में एक घुड़सवारी का मेला कराया था डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने, 4 करोड़ रुपए उसने लगा दिए। जी, ऐसे ही है, ऐसे मुल्तान में कराया, चट्टा साहब ने करवाया था, जो डिप्टी कमिश्नर थे। बिल्कुल जी, नहीं, चट्टा साहब ने, ताहिर भट्टू साहब ने कराया। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो साल 1.5 साल पहले ताहिर भट्टू साहब ने। पिछले चंद सालों से ये हालात हो गए थे कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो मुलाजमीन हैं उनकी सैलरियां नहीं थी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को देने के लिए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को किसने देना है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने देना है। स्पॉन्सर आ नहीं रहा, तो जब तक पाकिस्तान गवर्नमेंट की पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को सपोर्ट नहीं होगी तब तक कोई भी चीज है, मैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की बात नहीं कर रहा, कोई भी चीज प्रमोट नहीं हो सकती। बिल्कुल। अब जब तारक बुगटी साहब आए हैं तो इन्होंने आके अपने पास से या किसी से मांग के या फेडरेशन के अकाउंटों से कुछ 6 महीने की सैलरीज नहीं थी मुलाजमीन के लिए, तो उन्होंने कुछ ना कुछ आके उनको दिया। प्लेयर्स के लिए कुछ करना चाहा, प्लेयर्स को और फेडरेशन को और मैनेजमेंट को तारक बुगटी साहब पे और राना मुजाहिद साहब पे ये ट्रस्ट आया कि जी ये कुछ करना चाहते हैं और यकीनन उसके बाद अब टीम की परफॉर्मेंस भी आपको नजर आ रही है। अब मजीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे नादिर हाफिज के हवाले से, जरा हम शकील के पास आएंगे, कुछ और मजीद स्टोरीज भी डिस्कस करते हैं। शकील, अभी मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के जो एग्ज़ाम हुए, तो ये जो बूटी माफिया जो हमारे नौजवान बच्चे हैं वो इस तरफ कभी कभार शौक में चले जाते हैं, कभी मेहनत नहीं करते तो वो शॉर्टकट का सहारा लेते हैं। तो इस बार कितने बच्चे इसकी जद में आ गए? अच्छा, ये कभी कभार नहीं, हम पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं ना, हमने भी अपना स्टूडेंट लाइफ गुजारी है, नकल को हमने इम्तिहान का हिस्सा समझ लिया। लेकिन ये बिल्कुल हर किसी के लिए नहीं कह सकते। हाँ, हर किसी के लिए नहीं कह सकते। मैट्रिक में 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया तो 15-20 से 40 पकड़े गए होंगे। अच्छा, ये तो पकड़े गए हैं जो बाकी पे जो नहीं पकड़े जाते वो
पेपर शुरू होता है और पेपर शुरू होने से पहले नहीं, वैसे मैं अब बात आपकी कट कर रहा हूँ, ये नकल करना काफी जिगरे का काम होता है, हमने भी पेपर दिए हैं, बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर ये तो ऐसे है कि आप बॉर्डर पर जंग लड़ रहे हैं ठीक है, और जंग लड़ते हुए कुछ शहीद हो जाते हैं, कुछ गाजी हो जाते हैं, तो शहीद का मतलब हमारे साथ ऐसे हुआ कि हमें कहा गया कि ये जो पेपर आ गया हमें पता चल गया है, तो ये क्वेश्चन आएंगे, हमने कहा कि तैयारी कर ली उसकी, और जब पेपर देने गए तो जो हम 6 लोगों का ग्रुप बना था, और हमने कहा था क्लास के किसी और बंदे को नहीं बताना, तो हम 6 बंदे मुंह उठा के बैठे हुए थे क्योंकि पेपर चेंज हो गया था। ये ऐसा ही होता है, ये कभी मतलब इम्तिहान में आप अपनी तैयारी करते हैं नकल के हवाले से या गैस पेपर के हवाले से, तो ओवरऑल तैयारी करनी चाहिए, किसी हादसे पर नहीं बैठे। इम्तिहान आपको सरप्राइज कर सकता है, और जब वो सरप्राइज मिलता है तो वाकई बहुत बड़ा सरप्राइज होता है। आपने बात की कि कितने स्टूडेंट्स पकड़े गए, इस दफा ना वज़ीर आला पंजाब जो थी मरियम नवाज, उन्होंने कमेटी भी बनाई थी। हमारे साथ लाइन पे हैं आप सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, उनसे बात करेंगे। तारिक हुसैन बुगटी साहब हैं, सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। अस्सलाम वालेकुम बुगटी साहब। थैंक यू वेरी मच। बुगटी साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, माशाल्लाह हमारी जो हॉकी की टीम है काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, आज फाइनल मैच है, आपको क्या तवक्कुआत हैं और टीम की तैयारी कैसी है? थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले तो अपनी तरफ से, अपनी फेडरेशन की तरफ से तमाम पाकिस्तानी जहां जहां भी हैं दुनिया में, सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। खैर मुबारक कि 13 साल बाद ये हॉकी की टीम हमारी पहुंची अजलान शाह टूर्नामेंट में फाइनल में, और अल्लाह ने चाहा हमारे बच्चे बिल्कुल इस वक्त बड़े फॉर्म में हैं, और हमारे प्लेयर्स इंशाल्लाह ये ट्रॉफी 21 साल बाद पाकिस्तान लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। बुगटी साहब, जापान से मुकाबला है, तो जापान की खामियां ढूंढ ली हैं आप लोगों ने, प्लेयर्स को बता दिया कि कहां कहां कैसे कैसे खेलना है? हमारे 2 सेशन हुए हैं, अभी एक सेशन हमारा अभी होना है फाइनल, अभी 2 बजे यहाँ के टाइम के मुताबिक 2 बजे होना है, तकरीबन 1 घंटे बाद फिर मजीद हम इस पे अपनी लाए अमल तय करके इंशाल्लाह फाइट करेंगे, और आपको फाइट नजर आएगा। टीम का जज्बा कैसा देख रहे हैं आप? टीम का very very excellent, they are doing great job without having any resources। आपको सारी सूरत हाल पाकिस्तान की आपके सामने है, लेकिन क्रेडिट गोज टू ऑल प्लेयर्स पाकिस्तानी, they have done a great job। बिल्कुल बुगटी साहब, टीम अच्छा परफॉर्म करी है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि 2-3 महीने पहले आप आए, उसके बाद किसी को ये तवक्को नहीं थी कि हम इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, या आपकी क्यादत को भी क्रेडिट जाता है? आपको ये भी पता है कि जब मैं आया हूँ, मैंने एक इंटरव्यू दिया था पीटीवी पे, 1 जनवरी 2024 को मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि हमारे लड़कों में टैलेंट है, और 2024 इंशाल्लाह बहुत सारी और ढेर सारी खुशियां लेके हॉकी के मैदान में आपके पाकिस्तानी को खुशियां लौटा देगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ये साबित भी हो रहा है। वही हुआ इंशाल्लाह। आप देखेंगे इधर का परफॉर्मेंस भी देखेंगे, उसके बाद पोलैंड हम जा रहे हैं नेशनल कप के लिए, और हमारी रैंकिंग में भी आप देखेंगे बहुत बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। हमारे साथ कमरान शरीफ चौधरी साहब भी मौजूद हैं, वो भी कुछ पूछना चाहेंगे आपसे। अस्सलाम वालेकुम बुगटी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल? सर ठीक ठाक, खैरियत। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे आपके वो वर्ड बड़े अच्छे तरीके से याद हैं कि जिस वक्त आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट नामजद किया और आपने कॉन्फिडेंस का वोट इस्लामाबाद में लिया, तो आपने वहां पे चंद दोस्तों के, मेरा भी हाथ था जब आपने पकड़ के कहा था कि हम इंशाअल्लाह ताला सब लोग मिलकर इस पाकिस्तान की हॉकी टीम को वर्ल्ड में एक मिसाल बनाएंगे, और वो तभी होगा जब ये मुतहद होगी, और वो आपने इसको साबित किया है, आवाम को दिखाया है आपने। तो मैं आपको इस चीज पे अप्रिशिएट करता हूं, आपको, राना मुजाहिद साहब को और आपकी टीम को, ऑल्टमेंस को, कि आपकी टीम मुतहद है आपके साथ काम करने के लिए, और पाकिस्तान की आवाम की दुआएं आपके साथ, पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल सर। थैंक यू। आप नायब कैप्टन बैठे हैं हमारे अबू बकर मेरे साथ, और उनके परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग, ही हैज डन अ ग्रेट जॉब, उसने बड़ी फाइट की है। आप अबू बकर से भी बात करा दें। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबू बकर, माशाल्लाह पाकिस्तानी टीम बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। आज के मैच के हवाले से क्या तैयारियां हो चुकी हैं और कितने ज्यादा आप इस हवाले से तैयारी कर चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर तैयारियां तो हमने परसों से, जब से हम क्वालिफाई कर गए, तैयारियां तो हमारी तब से चल रही हैं जापान के मैच फाइनल की, और अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियां सब कंप्लीट हैं। लड़कों बड़े जोश में है इंशाअल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो ट्रॉफी आज पाकिस्तानी उठाएगा इंशाअल्लाह। पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं अबू बकर, हर कोई दुआ मांगे। जैसे जिसको पता चला कि इस बार सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तानी की टीम फाइनल में है, तो हर कोई खुश है पाकिस्तान में। जी सर, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सर अल्लाह ने इज्जत दी है और लड़कों की मेहनत है सर, और एक हमारा जो डच कोच है उसकी बहुत एफर्ट है, और साथ हमारी मैनेजमेंट और जो हमारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं उनकी एफर्ट्स हैं। अबू बकर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। अबू बकर भाई, सारी मैनेजमेंट की, कोचेस की, डच कोचेस की काफी मेहनत है। मैं इसमें क्रेडिट पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है स्पेशली उसको भी देना चाहूंगा कि डच कोच की मोटिवेशन को और टीम मैनेजमेंट की मोटिवेशन को प्लेयर अंडरस्टैंड करके उस प्लान के मुताबिक पूरा उतर रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। और उन प्लेयर में से आप सब में से अच्छे प्लेयर अच्छी गेम परफॉर्म कर रहे हैं। बीइंग अ वाइस कैप्टन होने का आपने पूरा हक अदा किया है, और आज हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। जी सर, थैंक यू जज़ाकल्लाह सर। बाकी कीजिएगा आज भी इंशाअल्लाह सर, और तो मैच के बाद आपको इंशाअल्लाह एक और अच्छी खुशखबरी मिलेगी जो कि पाकिस्तान की कौम के लिए होगी, हमारे लिए भी, आपके लिए होगी। जब आप वापस आएंगे इंशाल्लाह जीत के, तो हम आपको अपने शो में बुलाएंगे, तो हमें भी टाइम दीजिएगा। जी जरूर सर, जरूर इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया अबू बकर, बहुत शुक्रिया तारिक हुसैन बुगटी साहब, अपने वक्त निकाला, और हम सबकी दुआएं हैं, बेस्ट विशेस आप सबको कि आप अल्लाह करे बेहतर परफॉर्म करें और इस टूर्नामेंट को जीतें। जो कप है वो पाकिस्तान लेके आए, और उसके साथ साथ पूरी कौम इस हवाले से खुश भी है, एक्साइटेड भी है, और आप सबके लिए दुआ गो भी है। चौधरी साहब, जो आपने गुफ्तगू जानी, काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं जी। मैनेजमेंट भी खुश थी और वाइस कैप्टन भी काफी पुरुमीद थे। अल्हम्दुलिल्लाह के खुशी जो एक पाकिस्तानी है, मुहब्बे वतन है, उसका कोई भी प्लेयर है, किसी भी टीम का प्लेयर है, वो बाहर जाके परफॉर्म करता है, तो जब पाकिस्तान का हिलाली परचम बुलंद करता है तो जाहिर है खुशी होती है। जब टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, हम टीवी के ऊपर देख रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के कल का मैच भी जियो सुपर ने लाइव दिखाया है, आज भी जियो सुपर लाइव दिखा रहा है, और पीटीवी स्पोर्ट्स भी आज लाइव दिखा रहा है। तो जहां पे पाकिस्तान की हॉकी टीम परफॉर्म कर रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से, राना मशहूर साहब की तरफ से, जैसे उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से भी पॉजिटिव रिप्लाई जा रहा है। तो लेकिन इसमें अब इस टूर्नामेंट के बाद अब हॉकी टीम को एक नई, हम कहेंगे कि बेहतर रूह मिलेगी। एक जो पहले चीजें रुक गई थी, अब पूरी कौम देख रही है, लाजमी बात है, अब इसका बेहतर असरात नजर आएंगे इसके। मैं इसको इस टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस के हवाले से पाकिस्तान का जो फ्यूचर है हॉकी का, उसको मैं बड़ा अच्छा देख रहा हूं, क्योंकि जितना अच्छा पाकिस्तान की हॉकी टीम परफॉर्म करेगी और जो यूथ है हमारी उसको टीवी पे बैठ के देखेगी, तो जाहिर है कि वो चीज प्रमोट होती है, वो चीज प्रमोट होगी, और यकीनन पूरी कौम इसको देख रही है, उस पर नाज भी महसूस कर रही है। हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे वो ब्रेक से पहले आपने गुफ्तगू जानी, हमारे साथ मौजूद थे एक मलेशिया से फोन कॉल पे तारिक हुसैन बुगटी साहब, जो कि सदर हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, और वाइस जो कप्तान है अमाद अबू बकर, वो भी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने काफ़ी खुश भी थे, एक्साइटेड भी थे, और जज्बा भी था आज के मैच के हवाले से, और जीतने के हवाले से काफ़ी पुरुमीद थे। तो उनकी आपने गुफ्तगू जानी। हम ज़रा आएंगे शकील सुल्तान के पास। उससे पहले हम बात कर रहे थे स्टूडेंट के हवाले से। शकील, आप स्टूडेंट के बारे में बताए थे कि इस बार जो एग्जाम हुए, तो उसमें जो बच्चों ने जो इस चीज़ का सहारा लिया, तो उस पर कार्रवाई कितनी हुई, और इसमें जो हमारी बोर्ड की मैनेजमेंट है, इम्तिहानी जो हमारे मराकज़ हैं, उसमें किस तरीके से वहाँ पर इस चीज़ को रोकने की कोशिश की गई?
अच्छा, रोकने के हवाले से ना कुछ सेंटर ऐसे जब इलेक्शंस होते हैं तो हम कहते हैं फलां फलां पोलिंग स्टेशन हसास हैं, तो ऐसे कुछ सेंटर भी हसास होते हैं जहाँ पे डर होता है बोर्ड को कि यहाँ लड़ाई भी हो सकती है, यहाँ नकल ज़्यादा हो सकती है, यहाँ पे हेल्पिंग हैंड ये खुद निगरान भी बन सकते हैं। तो मुल्तान के ख़ास तौर पर ये जो देहाती इलाके हैं ना, यहाँ सेंटर्स में हमने ज़्यादा नकल देखी। और इस दफ़ा अगर आप कुछ इलाकों को नाम मेंशन कर देंगे, सारे इलाकों को कह दिया तो वो तो फिर नाराज हो जाएंगे। मैं चलो ये बच्चे वहाँ से ज़्यादा अच्छे भी नंबर लेके निकले। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि एक बोर्ड में अगर नकल के केसेस ज़्यादा हो गए हैं तो वहीं से टॉपर्स भी निकल रहे होते हैं। अब एक स्कूल के अंदर एक वैसे बैक बेंचर्स करते हैं, और ये चाहे वो देहाती इलाके में बैठे हों चाहे शहरी इलाके में बैठे हों, ये है बैक बेंचर्स। आप ज्यादा आप अंदाजा लगाएं। अब यही जब 12वीं मैट्रिक के पेपर हो रहे थे, जब हम किसी सेंटर में जाते हैं हमारी तलाशी ली जाती है, हमसे हर चीज़ ले ली जाती है कि आपके पास पेन पेंसिल होता है, रोल नंबर स्लिप होती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास पानी की बोतल, वो भी वहीं पे दे देते हैं। वो स्टूडेंट मोबाइल से पेपर कर रहा है और सेक्रेटरी बोर्ड पहुंचते हैं और वो चेक कर रहे हैं, उसे स्टूडेंट पर शक होता है मोबाइल से पेपर कर रहा है। ठीक है, ये एक चीज़। बच्चे की एज क्या थी? ये मैट्रिक का बच्चा कितना हो सकता है, 15-16 साल का। ठीक है, वो मोबाइल लेके गया हुआ है। अच्छा, वो सेंटर हसास होने की बता रहा हूँ। उसी सेंटर से पिछले साल मैट्रिक के पेपर में एक स्टूडेंट पिस्टल लेके बैठा। अच्छा, ये वो सेंटर का आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उस सेंटर पे 2 वाकया थे, मुसलसल एक तीसरा वाकया हुआ, वहीं से इस्लामियात का पेपर हो रहा है। इस्लामियात की आयत आपको पता है वो ना भूल जाती हैं, जबर ज़ेर की गलती हो जाती हैं, स्टूडेंट्स वो पर्चियां बना के लाए हुए हैं। ठीक है, और वो पेपर पकड़ा जाता है। और बाद में जब इस तरह मुसलसल वाकयात हो रहे थे, उन्होंने इंक्वायरी की बोर्ड ने कि ऐसा क्या चल रहा है कि ये इसी सेंटर से चीज़ें हो रही हैं, तो पता चलता है कि जो अमला है वो खुद इस चीज़ में वो भी मैनेज हो गया था, अमला भी मैनेज हो गया था। तो बहरहाल उन्होंने फौरी एक्शन लिया। जो मोबाइल वाला था और जो बूटी माफिया थे चीज़ें चलती हैं, उन पर UMC केसेस बने, पेपर मनसूख हुआ। और उसके साथ साथ एक और पेपर हो रहा है, वो इंग्लिश का के आई थिंक इसी तरह कोई सब्जेक्ट का पेपर था। पेपर यानी कि मेरा है और मेरी जगह पे आप आए बैठे हैं। अच्छा, ये पहले होता था। पेपर रशीद का है और फजल आया नवीद बैठा है। ठीक है, और ये आपको पता है, ये पता कैसे चला? जो ना आपकी जब पेपर हो रहा होता है, एक प्रॉपर पेज होता है और उस पेज पर ना सारे स्टूडेंट्स की पिक्चर्स लगी होती हैं। बिल्कुल ऐसी है। अब वहां से तो मसला नहीं, झूठ नहीं बोला जा सकता ना, वो चेक करता जा रहा है निगरान। जब निगरान उस लड़के के पास आया, पिक्चर और लड़का और, अच्छा मजे की बात, शक्ल कहीं ना कहीं से मिलती थी उन दोनों की, रशीद और नवीद की, दोनों की शक्ल कहीं ना कहीं से, लेकिन निगरान को शक हो गया कि ये रोला है कोई। निगरान ने सारी चीजें चेक की तो पता चला कि मुतबादिल बंदा पेपर देने आया बैठा। अब यहाँ पे UMC नहीं होगा जहाँ पे FIR की गई है। अच्छा, उस इसमें कि आप बिल्कुल इतने ज्यादा आप, ठीक है, चले एक आधी पर्ची लेके आते समझ आती है, आप बंदे चेंज कर दिया। उस स्टूडेंट्स पर फौरी पुलिस बुलाई गई, FIR हुई और जो मुतलका सुप्रीडेंट और निगरान थे उन पर भी कार्रवाई की गई कि फर्दर डिसिप्लिन कमेटी बनाई गई कि आप इन पर भी कार्रवाई करें कि इतना बड़ा, मतलब कोई और बंदा पेपर देने आ रहा है। इसलिए तो नाकाबिले माफी जुर्म है, ये नाकाबिले माफी जुर्म है। और इस तरह के कई जहानिया में, खानेवाल में, कादरपुरा में, मुल्तान के बोसन रोड वाले इलाके में इस तरह के कई केसेस आते रहे। इतने स्टूडेंट्स पर UMC केसेस बने हैं, पेपर मनसूख हुए हैं, FIRs हुई हैं और स्टूडेंट्स फिर भी नहीं रुक रहे थे। इसमें स्टूडेंट को चाहिए कि यार इसमें कितने नंबर बढ़ा लेंगे, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, तो ये चोरी के नंबर हैं, इसमें गुनाह तो मिलना है आपको यार। इसमें कोशिश करें कि आप अपने आप को भी देखें कि पहले तैयारी कर लें। वो जो 15 नंबर या 10 नंबर की आपने वो चीटिंग करनी है, वही आप मेहनत कर लें तो वो आप एक अच्छे अंदाज से पास हो सकते हैं। वैसे एक मजे की बात जाती है कि जब हम मैट्रिक के एग्जाम दे रहे थे, हमारा क्लास फेलो था राशिद, तो उसकी आदत थी कि जैसे निगरान आता था ना, वो इस तरीके से शो करता था कि शायद वो नकल लगा रहा है, लेकिन उसके बाद होता कुछ नहीं था। फिर निगरान भागता है, उसके पास रहता, स्टैंड अप खड़े हो जाओ, ये वो तलाशी लेता था, उसका कुछ नहीं होता था। सर आप वैसे मुझे तंग कर रहे हैं, तो एक काफी हम सारे यहाँ बैठ के हंस रहे होते थे। ये स्टूडेंट इस तरह के भी शुगर लगाते हैं, स्टूडेंट्स तंग करते हैं। जो बैक बेंचेस की बात है, बैक बेंचेस का दिल बहुत बड़ा होता है वो कहीं भी कोई भी शुगर लगा लेते हैं। ये एक बड़ा चैलेंज होता है मुल्तान बोर्ड के लिए भी और निगरान के लिए भी। ये शफाफियत को बरकरार रखना मुल्तान तालीमी बोर्ड की जिम्मेदारी है। वो इस हवाले से, क्योंकि जब शफाफियत होगी, बच्चे मेरिट पे कामयाब होंगे, तो तभी जो बच्चे हैं वो मेहनत भी करेंगे, तभी उन्हें इस बात का भी मालूम होगा कि मैं मेहनत करके इस मकाम में पहुंचूं। जब शॉर्टकट होगा, जब सारा साल वो आवारा घूमे, काम भी ना करे और नंबर माशाल्लाह वो आगे सबसे हो, तो फिर कौन इस तरफ जाएगा? फिर हर कोई शॉर्टकट की तरफ जाएगा। तो मुल्तान तालीमी बोर्ड की ये जिम्मेदारी है कि उसको यकीनी बनाए, और यकीनी बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसको मजीद
यकीनी बनाएं ताकि इस तरह के जो केसेस हैं उनमें कमी लाई जा सके। हम ज़रा वापस आएंगे और इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। कमरान शरीफ चौधरी साहब के पास। कमरान शरीफ चौधरी साहब, मुख्तसर टाइम है, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी कौम को भी, हमारी टीम को भी, हमारी मैनेजमेंट को भी? बिलाल भाई बहुत शुक्रिया। मैं रूही चैनल के वसातत से ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में अगर हम लोगों ने हॉकी को प्रमोट करना है, जिस तरीके से हमारी हॉकी टीम अब खेल रही है, तो तमाम जो ग्रास रूट पे मेहनत कर रहे हैं, डिपार्टमेंट लेवल पे कोचेस मेहनत कर रहे हैं, तो उनको दिल लगाकर और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए कि जी हमने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना है, हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है, हमने जो टाइटल जीते हुए हैं, जो हम पहले वर्ल्ड चैंपियन थे, ओलंपिक्स चैंपियन थे, चैंपियन ट्रॉफी चैंपियन थे, हमने ये टाइटल लेके आने हैं। ये किस सूरत में आएंगे कि पाकिस्तान के जो ओलंपियंस हैं उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि अगर फाल ओलंपियन जो ग्राउंडों में आते हैं, बैठे हैं, बातें करते हैं, अगर वो एक साल के अंदर एक ओलंपियन, एक प्लेयर पाकिस्तान की हॉकी टीम को दे दें तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि बेहतरी आ सकती है। कमरान शरीफ चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, वक्त हमारे पास जी बहुत शुक्रिया। और दुआ भी है कि आज हमारी टीम जो आज का फाइनल है वो जीते। शकील सुल्तान, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। नाज़रीन, हम ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मज़ीद मेहमान मौजूद होंगे और नए मौज़ूआत पे बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने ब्रेक से जाने से पहले आपको बताया था कि जब वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे नए मेहमान मौजूद होंगे और हम दीगर मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक जो टॉपिक अभी तक मेरे माइंड में गर्दिश कर रहा है, मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ, वो है आज हॉकी का मैच, क्योंकि आज शाम 5:30 बजे होना है, तो फाइनल है आज। तो सब देखें और अल्लाह करे हमारी टीम जीते, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गए हमने हॉकी में जो परफॉर्मेंस थी वो बेहतर नहीं देखी अपनी टीम की, लेकिन देर आया दुरुस्त आया, चलें अब बेहतर होगी परफॉर्मेंस। तो अब सबकी दुआएं हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान वो टूर्नामेंट जीते और जो कप है वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान का नाम रोशन हो और हमारा कौमी परचम मलेशिया में हमें खूबसूरत अंदाज में लहराता हुआ दिखाई दे। इस पर हमने तफसील में बात की थी। अब एक और जो मामला हमारे यहाँ चल रहा है और जो कहा जाता है, हमने बचपन से अपने किताबों में ये हमें पढ़ाया गया कि हमारी आबादी का 67% एरिया जो है देहात पर मुंसलिक है, मुश्तमिल है, और जो देहात की आबादी है वो ज़्यादातर ज़राअत से वाबस्ता है और ज़राअत में रीढ़ की हड्डी है हमारी मईशत में। और जब हमारा किसान के पास इनकम ज़्यादा आती है तो उससे हमारा कारोबार भी बेहतर होता है, जो स्मॉल यूनिट है इंडस्ट्री के वो भी बेहतर अंदाज में चलते हैं और जो नए कारोबारी जो चीज़ें हैं वो भी मार्केट में सामने आती हैं। जब हमारा किसान के पास इनकम नहीं होती, जब हमारा किसान पैसे नहीं कमा सकता अपनी फसलों से, तो यकीनन उसका पे इम्पैक्ट पूरी मईशत पे आता है, पूरी मार्केट पे आता है, उसके असरात भी दिखाई देते हैं। तो ये सारे मामलात किसान को फेस हैं आजकल। तो किसान जो मामलात को फेस कर रहा है, इसमें जो हुकूमत की पॉलिसी हैं, हुकूमत की जो तरजीहात हैं, वो किस हद तक किसान को मुतासिर कर रही है, इस पर आज हम बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ज़राअत हैं कैसर अब्बास साहब। कैसर अब्बास, आपको खुशामदीद, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। जी जी। जो ज़राअत के हवाले से देखते हैं तो हमें शुरू से ही पढ़ाया गया, बताया गया और बार बार जब हम हुकूमती ऐवानों में हुकूमती मिनिस्टर की गुफ्तगू सुनते हैं तो वो जब भी ज़राअत का जिक्र आता है वो कहते हैं जी हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल रखती है ज़राअत, और ज़राअत से ही बाकी शोबे चलते हैं। कॉटन होगी बेहतर तो हमारी टेक्सटाइल बेहतर चलेगी, गंदम बेहतर होगी तो हमारे मुल्क में जो अनाज है वो बेहतर तरीके से आएगा और आटे की कीमत बेहतर होगी और लोग अच्छे तरीके से रोटी खा सकेंगे। तो अब आज का जो ज़राअत की सूरत हाल है, हुकूमत की जो पॉलिसी हैं, आप उनको किस नज़र से देखते हैं? क्या हुकूमत सिंसियर है हमारे किसान को मजबूत करने में, हमारे किसान की मईशत को बेहतर करने में? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं रूही टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ ज़राअत के बारे में बात कर सकूँ। जैसे कि आपने कहा कि ज़राअत जो है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है और हमारा जो ओवरऑल ज़राअत है उसमें अगर 70% देखें तो विलेज का एरिया जो है वो डिपेंडेंट है 70% ज़राअत के शोबे पे, और हमारा जो टोटल जीडीपी है उसका 19% जो है वो ज़राअत से हम हासिल करते हैं। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है
और उसको अगर देखा जाए तो उसमें जो शेयर है, उसमें जो लेबर की जो शेयर है जो ज़राअत की तरफ से आता है वो 38% है। तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और पाकिस्तान में जो अगर आप पॉलिसीज़ की बात करें, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, तो मैं ये सोचता हूं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ दो तरह की होनी चाहिए। सबसे पहले तो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को देखना चाहिए इसमें ये है, और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ भी होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में ये है कि पॉलिटिकली कोई भी इंपॉर्टेंस है उसको हमें बालाताक रख के हमें ये सोचना चाहिए कि ज़राअत को हम तरक्की कैसे कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, जैसे डैम्स की मतलब है कि अगर चाइना को देखा जाए तो चाइना की जो टोटल जो तरक्की है वो इस डिपेंड थी इसी पे कि उन्होंने डैम्स बनाए, उनसे एनर्जी फ्री कर दिया। इसी तरह ज़राअत में अगर हम डैम बनाएंगे तो एनर्जी फ्री कर देंगे, तो नई सिस्टम पानी की जो शॉर्टेज है उसको बेहतर बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म है उसमें पॉलिसीज को, जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की, उसमें लॉबिंग करके हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। अगर सिर्फ एक मैंगो का सीजन आता है तो पाकिस्तानी मैंगो की अच्छी बड़ी डिमांड है दुनिया में जो है ना। बाकी जो फसलें हैं उनकी भी अगर सही तरीके से मार्केटिंग हो तो हम उनको जो बाहर की मार्केटर्स में पहुंचा सकते हैं। तो इसमें हमारे ना फार्मर में बहुत पोटेंशियल है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप रिसेंटली एग्जाम्पल ले लें। अगर फार्मर को ये पता चल जाए कि मेरी कमोडिटी का जो प्राइस है वो मुझे कीमत जो है, जो मैंने मेहनत की उसका फल जो है वो मुझे टाइम पे मिल जाएगा, तो हकीकत है कि पाकिस्तान में जो फार्मर का पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, और पोटेंशियल है कि वो बहुत अच्छी प्रोडक्शन कर सकता है। मैंने दुनिया फिरी है, मैंने यूरोप में गया हूँ, वहाँ पे फार्मर को देखा है। यहाँ के फार्म कंपैरिजन किया जाए तो उनके पास इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद वो ठीक है हद तक परफॉर्म नहीं कर पाते। जितना हमारा किसान इस गंदम में जितनी बम्पर क्रॉप हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज फार्मर के पास है, लेकिन उसने इतनी बम्पर क्रॉप दी। लेकिन पाकिस्तान इस पर हम मजीद बात करेंगे। अभी एक हमारा सेगमेंट है आज का वेदर, क्योंकि आजकल जो मौसम है कल से कुछ बेहतर है। पहले 40 तक गया है तो कल टेम्परेचर बेहतर था, शाम को ठंडी हवा भी थी, हल्की सी बिल्कुल बारिश भी हुई हल्की सी। तो ये जरा हम आएंगे, राना बिलाल हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जरा जानेंगे कि आज का मौसम कैसा है। राना बिलाल जरा बताइएगा, मुल्तान और गिरदोनवा में मौसम कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर और गिरदोनवा के मौसम के हवाले से बात करें तो आज शहर और गिरदोनवा में मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहेगा, और इसके साथ ही शहर में अलल सुबह से ही ठंडी हवा चलने के बावजूद जो है वो सूरज भी अपनी आबोताब के साथ आग बरसने लगा है, जिससे दर्जा हरारत में जो है वो नमाया इजाफा देखने में आ रहा है। आज दर्जा हरारत की बात करते हैं तो महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 42 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान जाहिर किया गया, और इसके साथ ही कम से कम दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो 59 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 153 पॉइंट्स पर मुल्तान शहर का रिकॉर्ड हुआ है, जिससे पाकिस्तान के फ़ज़ाई तरीन आलूदा शहरों में जो है वो मुल्तान शहर तीसरे नंबर पर स्टैंड करता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही महकमा मौसमियात की जानिब से सूरज और तुलू गुरूब के हवाले से जो पेशगोई दी गई है वो ये कहा गया है कि कल सुबह जो है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो सूरज 5:21 पर तुलू होगा, और आज शाम को जो है तकरीबन 6:59 पर सूरज गुरूब होता दिखाई देगा। और इसके साथ ही महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा गया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो तकरीबन शाम और रात के औकात में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश की भी पेशगोई दी गई है, और इसके साथ ही गुज़श्ता रात जो गुजरी है उसमें भी जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा गया था कि जो है वो शाम और रात के औकात जो है वो बारिश का इम्कान है, लेकिन बारिश तो नहीं हुई थी। लेकिन कल रात जो है वो हवा काफ़ी तेज़ी से चलती रही है, तकरीबन महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो 61 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से रात भी हवा चली है। लेकिन आज भी इसी तरह की सूरत हाल है, हवाएं चलेंगी लेकिन गर्मी की शिद्दत जो है वो बरकरार रहेगी, और इसके साथ ही जो है वो शाम और रात के औकात में जो है वो बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। और इसके साथ ही आने वाले दिनों में जो है तकरीबन फिर से दर्जा हरारत में इजाफा देखने में आएगा, और हीट स्ट्रोक जैसे वाक़यात में जो है वो इजाफा होगा, और इससे हवाले से तिबी माहिरीन ने जो है एहतियाती तदाबीर अपनाने का जो हदायत जारी की हैं, वो ये कहा गया है कि
ख़ास तौर पर दोपहर के औकात इस गर्मी में जो है वो गैर ज़रूरी काम से जो है वो बाहर ना निकला जाए। अगर किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में बाहर निकला भी जाता है तो सर और अपने मुंह को ढांप कर निकला जाए, ताकि ये जो हीट स्ट्रोक जैसे वाक़यात हैं इससे बचा जा सके। और ठंडी मशरूबात इस्तेमाल करने का भी जो है वो कहा गया। जी राना बिलाल, बहुत शुक्रिया, आपने तफसील में बताया। मौसम आगे टेम्परेचर ज़्यादा होने, ठंडी मशरूबात में साफ़ पानी लाजमी उसमें इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे यहाँ जो बाहर मशरूबात बिक रहे होते हैं उसमें साफ़ पानी नहीं होता, उस वजह से आप गैस्ट्रो और बाकी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि साफ़ पानी हो, जितना पानी ज़्यादा पिएं, लेकिन जो पानी पीना है वो साफ़ होना चाहिए, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर अनीस खान साहब हमारे साथ होंगे, साइकोलॉजिस्ट हैं, नई जिंदगी का अदारा भी चलाते हैं और हमारे साउथ में कई ऐसे सर्व कर रहे हैं। हमारे सैकड़ों नौजवान जो मंशियात की लत में मुब्तला हो चुके थे उनको वापस नॉर्मल लाइफ में भी लेके आ चुके हैं और उनकी काफ़ी खिदमात हैं इस खित्ते के लिए। डॉक्टर अनीस खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे पास तशरीफ लाए। हम इस हवाले से आपसे तफसीलन बात करेंगे। हम जरा आएंगे कैसर अब्बास के पास। कैसर अब्बास, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, जो इस वक्त आप बता रहे थे कि बाहर के ममालिक में इतना पोटेंशियल नहीं था, हमारा किसान जिस तरीके से वो मेहनत से काम करता है, लेकिन मसला सिर्फ उसको मुआवजे का है, जो उसकी मेहनत का सिला है जब वो नहीं मिलता तो वो फिर अगली बार वो क्रॉप काश्त ही नहीं करता। तो इस बार भी आपको ये हालात देखने को मिलेंगे? जी, जैसे ये गंदम में ये है, अब गंदम के लिए अगर किसान को अगर सिर्फ बात करें तो उसके लिए 1 या 2 एकड़ जो है ना अपने के लिए काफ़ी है। तो जो हालात इस वक्त हैं, अगर गंदम की पैदावार हमारे फार्मर ने बहुत मेहनत करके ये ली है। अब ये देखें कि इनपुट्स को देख लें, अगर आप फर्टिलाइज़र को देख लें, उसके माइंडसेट जो फार्मर का है वो माइंडसेट ये था कि मैं बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंस करूं, क्योंकि लास्ट ईयर उसको 4000 पर मंथ जो है वो वीट का मिला था और लास्ट ईयर उसको मतलब बड़ा अप्रिशिएट किया गया था। और उसी माइंडसेट के साथ उसने एक्सपेंडिचर किए गंदम के ऊपर पर एकड़ जो कास्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई, उठा के लगाई, ब्लैक में खाद उठाई और उसके बाद फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल ऐसे किया। बिजली के बिल आपके सामने हैं, पानी का जो इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा आप ये देखें कि 1 महीना जो हमारे यहाँ फ्रॉस्ट रही है, जो मौसम का था, उसके बावजूद उसने बहुत ज़्यादा एक्सपेंस किए इसके ऊपर। और करने के बाद अब ये हालात आपके सामने हैं कि उनने प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा कर ली और जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फायदा साबित हुई। प्रोडक्शन ज़्यादा कर ली, चाहिए तो ये था हुकूमत वेलकम करती, किसानों को गले से लगाती, कहती कि आपने प्रोडक्शन बेहतर की है, हम आपकी फसल काश्त करेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये कि हमारी हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर ने वो गंदम बाहर से इम्पोर्ट कर ली। अब जो किसान है गंदम काश्त की इस मुल्क की गंदम, तो वो अब लेने वाला कोई है नहीं, अगर है तो वो सस्ते दामों बेचने पे मजबूर है। और अगले साल नेक्स्ट ईयर जो होगा वो ये होगा कि फार्मर जो है ना वो गंदम काश्त नहीं करेगा, किसी और तरफ शिफ्ट और फिर वही साइकिल बाहर से मंगवाना पड़ेगा और बाहर से जो है वो महंगी मंगवाएंगे। और फिर महंगी और नाकिस गंदम भी, जो गंदम बाहर से आई है और जो उसकी वीडियोस सामने आ रही हैं उसमें तो ये तो वफाकी वजीर भी ये बात करते नजर आ रहे हैं कि वो गंदम में वो खाने काबिल नहीं है, उसमें कीड़े मकोड़े भी हैं और वो साफ गंदम भी नहीं है। तो इस तरह की गंदम जब कौम को खिलानी है तो फिर जो हमारे किसान इतनी बेहतर अंदाज में अपनी क्रॉप सामने रख के बैठे तो उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इस पर मज़ीद बात करेंगे, हम जाएंगे डॉक्टर अनीस खान साहब के पास। डॉक्टर साहब, इस खित्ते के हवाले से बात करें, कोई बेहतरी अब नजर आ रही है या जो मंशियात के हवाले से हुकूमत कह रही है कि अब हम इस पर 0 टॉलरेंस होगी, अब आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि एक मेन मसला ये आ रहा है कि नौजवान नस्ल के जो स्टूडेंट हमारे होते हैं वो इसमें मुब्तला दिखाई देते हैं। तो अभी तक आपने क्या फील किया इस सवाल से? मेरा ख्याल है कि 0 टॉलरेंस तो एक नारा ही है सिर्फ, क्योंकि मेरा ख्याल है जो आज मैं जिस बात को हाईलाइट करूंगा वो ये है कि वो एक तो मेडिसन है जो इलिसिट है, गैर कानूनी मेडिसन, गैर कानूनी मंशियात कह सकते हैं, ड्रग्स कह सकते हैं, जिसमें हेरोइन है, जिसमें अफीम है, जिसमें कोकेन है। तो ये या आजकल क्रिस्टल मैथ है, आइस है, ये गैर कानूनी तौर पे बिकती है, बाहर से आती है या गैर कानूनी तौर पे बनाई जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज बात कर लूँ कि जिस पे 0 टॉलरेंस वाकई होनी चाहिए वो ये है कि वो अद्वियात जो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, अच्छा वो उनकी ज़रूरत भी होती है, लेकिन वो अद्वियात लोग उसको मिसयूज़ करते हैं, उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और वो ज़्यादा डेंजरस है।
उसकी वजह यह है कि ये जो मेडिसिन है वो आम तौर पर जो हमारा यंग तबका है वो ज़्यादा इस्तेमाल करता है। यानी आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में ये जो पेन किलर्स हैं, ख़ास तौर पर दोनों पेन किलर्स, जो आम पेन किलर्स हैं और वो जो इंतहाई शदीद पेन में दी जाती है जिसको हम सेंट्रली एक्टिंग कहते हैं, वो दोनों की दोनों जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। और हर यानी 12 मिलियन पीपल हैं, तो इसका मतलब है तकरीबन 20 में से एक पाकिस्तानी जो है ना वो इस्तेमाल कर जो ड्रग्स को मिसयूज़ कर रहा है, वो उसको गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो उसकी वजह से डेफिनेटली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। और ये सारी की सारी जो है ना वो जो सर्वे किया गया है कि जितनी भी मेडिकेशन है उसमें 2-3 तरह की मेडिकेशन आती है। एक तो वो मेडिकेशन है जो पेन किलर्स हैं। अच्छा, दूसरी मेडिसिन वो है कि जो इंसान जो है ना वो नींद के लिए इस्तेमाल करता है, जिसको हम सेंट्रली एक्टिंग डिप्रेसेंट कहते हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है, यहीं से आगाज करेंगे, जैसे ब्रेक से वापस आएंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे, जो इस वक्त माशरे में हम देख रहे हैं नौजवान नस्ल, अमूमन ये चीज़ कॉमन नजर आई है, जो हमारे मेडिकल हॉल हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, वहाँ पर जो कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो कि मिलती हैं और वो जब नौजवान इस्तेमाल करते हैं तो वो उसके आदी हो जाते हैं। और इस हवाले से उसकी रोकथाम किस हद तक यकीनी बनाई जाए और किस हद तक वो नुकसानदेह, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर मीर खान, जो इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है, हम गाँव में, देहातों में, शहरों में हम ये भी देख रहे हैं कि नौजवान साथ जो पहले एक मंशियात के सिलसिले चले थे, वालिदैन बचाते थे कि वो जो दीगर मंशियात जो कॉमन हैं उस तरफ ना जाए, लेकिन अब वो शिफ्ट हो रहा है, जो मेडिसिन मेडिकल हॉल से चीज़ें मिल जाती हैं, तो ये किस हद तक नुकसानदेह है? जी, मैं यही जिक्र कर रहा था कि मेडिकल हॉल पे जो चीज़ें अवेल हैं पाकिस्तान में, उसमें 3 तरह की हैं। एक तो पेन किलर्स हैं, दूसरी वो हैं कि जो नींद के लिए इस्तेमाल होती हैं, उन्हें हम कहते हैं सेंट्रली एक्टिंग डिप्रेसेंट। यानी वो इंसान का दिमाग जो है ना वो डाउन हो जाता है, उसको नींद आ जाती है, सुकून मिल जाता है। और तीसरी वो है कि जो एक्टिवेट करती है, वो जो एक्टिवेट करती हैं, जैसे कई हमारे यहाँ एक बीमारी होती है, बच्चों में, बड़ों में भी होती है, ADHD कहते हैं उसे, उसके लिए इस्तेमाल होती हैं कि आप एक्टिवेटिंग दवाइयाँ, या कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा नींद आती है तो उनके लिए भी कभी कभी इस्तेमाल होती हैं, वो भी मिसयूज़ होती हैं, रिटालिन टाइप की। अब ये तीनों की तीनों बैंड आइटम्स हैं। डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन पर लिखा होता है कि इसको 1 हफ्ते के लिए दिया जाए, उनकी मिकदार लिखी होती है, और हर नए प्रेस्क्रिप्शन के बाद अगर मज़ीद दवाइयाँ लेनी हैं तो वो मज़ीद प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर का लेके आएगा। वो उसूली कानूनी तौर पर मेडिकल स्टोर वाले के पास एक रजिस्टर होता है जिस पे इंदराज होता है कि ये दवाई फला प्रेस्क्रिप्शन के तहत मैंने इतनी दे दी है। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो आपसे बात की जीरो टॉलरेंस, तो वही मैं सोच रहा था कि अब ये जीरो टॉलरेंस कैसे आएगी कि एक एक चीज़ का जो है ना वो एक एक गोली का हिसाब रखा जाएगा। ये चीज़ें तो देहातों तक पहुंच चुकी है, गांव लेवल तक ये कैप्सूल और ये जो मेडिसिन है पहुंची हुई हैं, वहाँ नौजवान इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, उसमें मतलब हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा पहले इस्तेमाल होती थी वो थी 81। हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो 81 पता नहीं अवेलेबल है कि नहीं है, लोराज़ेपाम, ये भी एक वो नींद के लिए इस्तेमाल होती थी, बड़ी लाइट सी मेडिकेशन थी, उसको 1 मिलीग्राम और 2 मिलीग्राम कहते थे। तो आम देहाती उसको 81 और 82 कहा करते थे, ये अनएजुकेटेड लोग। वो 2, 3, 4, 5, 6, हत्ता कि मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि वो 50-100 खा लेते हैं। अच्छा, वो 50-100 पहले दिन नहीं खाते, दूसरे दिन नहीं, वो सालों के बाद वो जो है ना उनकी टॉलरेंस बढ़ जाती है, उनकी कुव्वत बर्दाश्त जो थ्रेशहोल्ड है वो ऊपर चला जाता है, और वो 50-100 गोलियां भी उनको कुछ नहीं कहती। और वो डेफिनेटली ये कोई लिख के तो नहीं देता, ये स्टोरों से मिलती हैं। इसी तरह डेज़ीपाम किसी ज़माने में मिलती थी, अब शायद ये वेलियम की गोलियां मिलती थी, अभी भी वो इसी तरह मिलती होंगी, वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो है ना ये जो पेन किलर्स हैं, ख़ास तौर पर जो है ना जिसमें ट्रेमाडोल हम लोग कहते हैं, वो इंतहाई शदीद पेन में इस्तेमाल होता है, ट्रेपेंडाडोल है। तो ये अब नया ट्रेंड है कि वो भी ऐसी अद्वियात हैं कि जो न सिर्फ ये कि आपको पेन को रिलीव करती हैं, बल्कि क्योंकि दिमाग पे एक्ट करती हैं तो थोड़ा सा सुरूर भी आता है। ये भी सारा बैंड आइटम है, और ये भी इसी तरह इस्तेमाल होती हैं, और ये खुलेआम मतलब धड़ल्ले से फरोख्त की जाती है। गेबिका, हाँ जी जी बिल्कुल जी, वो गेबिका जो है ना बेसिकली वो सॉर्ट ऑफ यानी न्यूरोलजिक पेन में इस्तेमाल होता है, कि मतलब जब आपको खिंचाव वगैरह हो या आपका जो है ना कहीं नर्व दब रही हो, उसके लिए
ये और भी कई चीज़ों में इस्तेमाल होता है, मिर्गी में भी समटाइम्स इस्तेमाल होता है, तो प्रीगैबलिनस में होता है। तो उसकी डोज जो है ना वो है मैक्सिमम जो हम देते हैं। आमतौर पर जो है ना लोग 75 मिलीग्राम 75 मिलीग्राम 3 टाइम देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 कर देंगे, 150 कर देंगे। अब जो ये 300 मिलीग्राम वाला कैप्सूल है, ये मुझे तो याद नहीं पड़ता मैंने कभी प्रेस्क्राइब किया हो। अब ये 300 मिलीग्राम वाला कैप्सूल जो है ना वो इसकी मैक्सिमम डोज है 2 कैप्सूल, इंतहाई शदीद दर्द में सुबह और शाम। अब वो लोगों के हाथ कहीं लग गया है, लोगों को पता चल गया है कि इसमें मज़ा आता है। अब वो गबीके किसी को प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आता जी, 4 गबीके खा लिए, 10 खा लिए, 20 खा लिए, और जाते हैं स्टोर पे ले आते हैं। अच्छा, मुझे हैरानी इस बात पे है कि इतनी तो मतलब डॉक्टर्स अगर पूरा डाटा लिया जाए तो प्रेस्क्रिप्शन है ही नहीं सिरे से। यानी आप किसी अच्छे से अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, उससे पूछे भाई तुम कितनी लिखते हो, उनका इंटरव्यू कर लें, वो कहेंगे कि जी हम तो जो है ना महीने में 1 आधी प्रेस्क्रिप्शन निकालते हैं। तो जो बाकी जा रही है वो क्यों बना रहे हैं, कैसे जा रही है, कौन खा रहा है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये नुकसानदेह किस हद तक है? सर ये नुकसानदेह इस हद तक है कि जब ये प्रीगैबलिन इस्तेमाल करते हैं, एक तो इंसान जो है ना मतलब 2, 4, 5 खा के ना वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। अच्छा, उसके बाद उसकी चाल जो है ना वो बिल्कुल जैसे अल्कोहल इस्तेमाल की होती है, वो स्टैगरिंग गेट हो जाती है, वो मतलब लड़खड़ाते हुए चलता है, मदहोश चलता है, उसको जजमेंट की उसमें पावर नहीं जाती। वो जब ड्राइविंग करता है उसे नहीं पता चलता, वो एक्सीडेंट कर सकता है। और इसके साथ साथ जो है ना इसके साइड इफेक्ट्स ये हैं कि ये प्रो ड्रग है, ये इंसान के अंदर जो है ना वाटर रिटेंशन करती है, इंसान को फुला देती है। मतलब पानी जमा होता रहता है, इंसान फूल के कुप्पा हो जाता है। यानी चेहरे पे जो है ना सूजन चढ़ जाती है, पाँव पे सूजन चढ़ जाती है, और उसका कई लोगों में तो इसका इतना ज्यादा साइड इफेक्ट है कि 1 आधे महीने के अंदर उसका वजन जो है ना 8-10 केजी बढ़ जाता है। कईयों में नहीं है, लेकिन तकरीबन 100% लोगों में इस वजन बड़ी तेजी से बढ़ता है। फिर वो ज़ाहिर है पानी अंदर जमा होता है, सांस लेने में दुश्वारी, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। और फिर जब इसको एक खास मुद्दत तक इस्तेमाल किया जाए, कोई टाइम हो जाए, तो ये बाकायदा एक एडिक्टिव ड्रग है। अब वो छोड़ते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होता है, उन्हें बिल्कुल उसी तरह त्रोड़ होती है, जिसको हम विड्रॉल रिएक्शन कहते हैं, लेमैन लैंग्वेज में त्रोड़ कहते हैं, कि जिस तरह हीरोइन की त्रोड़ होती है, उसी तरह बेचारा तड़पता है, उसी तरह उससे रहा नहीं जाता, उसी तरह उसको नींद नहीं आती, रात को प्रॉब्लम फेस करता है, और वो उसको चीखता है, चिल्लाता है कि मुझे कहीं से ला के दो। तो ये इसी तरह बाकी जितनी भी कोई भी एडिक्टिव ड्रग है, उसी तरह जो है ना ये एडिक्शन काज करता है और उसी तरह प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसी तरह प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हम इससे मजीद भी बात करेंगे। और यकीनन इस सब में हुकूमत को भी, जो महकमा सेहत है, जो हमारी ड्रग रेगुलेटर अथॉरिटीज़ हैं, उनको भी इस हवाले से वर्किंग करना होगी। जो इस हवाले से जो आम तौर पर लोगों को फराहम किया जा रहा है, मेडिकल स्टोर मालिकान को भी इस हवाले से सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर सप्लाई जारी रहेगी, इसी तरीके से फराहमी जारी रहेगी, तो यकीनन इससे जो हमारे नौजवान हैं वो मुतासर होंगे। और लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि जो इस्तेमाल करें ये आपकी लाइफ के लिए जहर है, और जब आप इसके आदी हो जाएंगे तो ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो इस बारे में खुद भी लोगों को ख्याल करना चाहिए। हम जरा आएंगे कैसर अब्बास के पास। कैसर अब्बास, एक जो हुकूमत ने नई टेक्निक निकाली हुई है, मुसलसल हम 3 हुकूमतों से मैं भी ये देख रहा हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने कहा मैं किसान कार्ड लेके आ रहा हूँ, मुझे किसानों का बहुत ख्याल है, और 100 अरब रुपए किसान आपके लिए। पता नहीं वो मिले ना मिले उसका नहीं पता। लास्ट टाइम पीटीआई की हुकूमत आई, उन्होंने भी किसान कार्ड का ऐलान कर दिया। अब 3-4 रोज पहले मरियम साहब ने भी किसान कार्ड का ऐलान कर दिया। ये किसान कार्ड कोई इसका बेनिफिट भी है या बस हुकूमत कागजी कार्रवाई करती है और नारा लगाती है कि जी हमने किसान को खुश कर दिया? किसान कार्ड ये 2004 में भी स्टार्ट हुआ था। यूनियन बैंक ने इसको स्टार्ट किया था किसान कार्ड के नाम से। अच्छा, उसका फ़ायदा जो है वो इस तरह हो सकता है कि अगर उसके अगेंस्ट जो है जो इनपुट्स हैं वो डायरेक्टली मिले, उसके अगेंस्ट पैसा ना मिले, उसको मिसयूज़ ना किया जाए। तो अगर हम देखें तो अगर फार्मर लेवल पे ही अगर हम देखें तो फार्मर जो है ना, किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी को अगर उसको पॉजिटिव ले और उसको सही तरह इस्तेमाल करे तो इन चीज़ों का फ़ायदा है। लेकिन अगर उनको मिसयूज़ करे और उसके अगेंस्ट कैश निकलवा ले और इस तरह से कुछ चीज़ें हुई, तो जब ये वहाँ पे जो हुआ तो वो फ्लॉप हो गया। अब गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट क्योंकि कुछ गवर्नमेंट की अपने बेनिफिट्स होते हैं, उसके अगेंस्ट जो है ना वो अनाउंस करती है। अनाउंस करके मैंने आप जैसे पहले बात की ना, लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज है ना, उस पर यही जो पैसा है
जो एग्जिस्टिंग हमारे जो काम हैं, जैसे सीड का है, जैसे कॉटन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सीड का है, ये वैरायटीज डिफरेंट हो सकती हैं, वो 10-10 साल एक रिसर्च को लग जाते हैं। ये इन्वेस्टमेंट जो है ना वो सब उस पर करनी चाहिए, बजाय इसकी कि आप सिर्फ लोगों की जो है खुश करने के लिए या लोगों को जो है ना एक वक्ती तौर पे लोगों तक रसाई भी नहीं है। रसाई भी बेनजीर इनकम सपोर्ट है, वो 10 लाख 12 लाख लोग रजिस्टर हैं उनको। अब किसान उतने रजिस्टर भी नहीं है किसान कार्ड में, वो पता नहीं कितने हजार जारी होते हैं, इतने लाख किसान है, वो चंद लोगों को मिलता है, बाकी लोग देख रहे होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ फार्मर की जो प्रोडक्शन है उसकी जो कीमत है वो ये दे दे और इंश्योर कर दे कि ये गवर्नमेंट जो है ना उसकी जो प्रोडक्शन है वो उठाएगी, तो मैं कहता हूँ हमारे फार्मर में बहुत पोटेंशियल है। जैसे मैंने पहले बात की, वो प्रोडक्शन ले आएगा, वो क्वालिटी की प्रोडक्शन ले आएगा। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जो है ना इसमें काम करने की ज़रूरत है और लॉन्ग टर्म जो है ना वो काम। अभी लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने निगरान सेटअप ने कॉटन के हवाले से काफ़ी सेमिनार कराए, काफ़ी कहा कि जी हम जो कॉटन की बेलें हैं उनकी तादाद हम बढ़ाएंगे और जब काश्त ज़्यादा होगी तो जो हमारा टारगेट है मतलूबा टारगेट तक पहुँचेंगे। मुझे याद है 2019-20 में उस वक्त सरमायाकारी बोर्ड के सरबराह थे पंजाब के ये तनवीर इलियास साहब, तो उन्होंने कहा था कि हम 84 लाख बेलों पे, अब पता चला अब 80 लाख बेलों पे पहुंचे हुए हैं और मजीद अब जिस तरीके से गंदम की काश्त इनको पैसे नहीं मिल सके तो कॉटन भी इसका असर आएगा। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो कंजप्शन है ना कॉटन की, जो रुई की कंजप्शन है वो तकरीबन कोई 15 मिलियन बेल की है, 1.5 करोड़ बेल की जो है ना हमारी कंजप्शन है। हमारे पास ऑलमोस्ट को 8-9 मिलियन जो है ना वो हमारे पास पाकिस्तान में हो जाती है और बाकी जो है ना अमेरिका से, अफ्रीका से, इवन मिस्र से हम इंपोर्ट करते हैं। अब वहाँ पर जो डिफरेंस है ना, ब्रेक के वक्त आ गया, इस पर मज़ीद बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे ज़राअत के हवाले से, कैसे बात साहब कॉटन बेल्ट का एक नारा भी लगा, कहा गया कि ये हमारा जो साउथ का खित्ता है इसको कॉटन बेल्ट का दर्जा दे दिया गया और यहाँ पर न शुगर मिल लगाने देंगे और ना लगने देंगे, तो वो भी काफ़ी स्लोगन है, लेकिन इम्प्लीमेंट हमारे यहाँ कहाँ होता है। एक कोई किसी को ख्याल आता है, वो उठता है, वो नारा लगाता है, फिर 2 महीने काम करता है, फिर वही रूटीन चल पड़ती है, ये मिजाज बन चुका है। तो कॉटन के हवाले से हम बात करते हैं कि हमें जो हमारी डिमांड है वो भी हम पूरी नहीं कर रहे, इतनी ज़्यादा बेल्ट होने के बावजूद। जी जी बिल्कुल, मैंने जैसे बात कर रहा था कि हम बाहर से जो है ना तकरीबन कोई 6 से 7 मिलियन जो बेल हालांकि हमें एक्सपोर्ट करनी चाहिए थी। अच्छा, अगली बात है कि बड़े छोटे छोटे इकदाम करके ना हम बेहतर बना सकते हैं। जैसे अगर हम अमेरिका से कॉटन लाते हैं तो उसमें अगर हम 100 मन की बात करें तो 100 मन की होती है तो उसमें 90 मन यानी कि 90% उसमें धागा बन जाता है, उसकी क्वालिटी इतनी होती है। पाकिस्तान में डिफरेंस थोड़ा सा है, यानी कि तकरीबन 8% का, यानी कि 82 जो है ना 82% जो है ना वो हम धागा बना सकते हैं उसका। तो ये जो डिफरेंस है ना ये हो सकता है, छोटी छोटी चीजें इसकी क्वालिटी को बेहतर करके वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी बेहतर लगा के। अभी तक गुलाबी सुंडी का मुकाबला नहीं कर सके, बचपन से लेकर आज तक सुनते हैं कि गुलाबी सुंडी का हमला हो गया। जी जी तो बिल्कुल, ये हमारे रिसर्च पे ना काम होता है ना कुछ होता है। ये रिसर्च का भी बात है कि शॉर्ट टर्म बातें हैं, रिसर्च पे हमें लॉन्ग टर्म देखना चाहिए। सीड की खास तौर पे, सीड दुनिया में बहुत ज़्यादा उस पर काम हो रहा है और अगर हम सीड बेहतर ले आएँ खास तौर पे कॉटन का, बाकी क्रॉप्स भी जितनी भी है तो अगर सीड पे मेहनत करें, बाकी नई टेक्नोलॉजी पे मेहनत करें, फर्टिलाइजर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस पे अगर हम मेहनत करें, जो उसकी रिक्वायरमेंट तौर पे फर्टिलाइजर की जितनी डिमांड होती है किसान को, और सबको पता है कि सादी सी बात है कि इतने रकबे पे फसल काश्त होनी है तो इतनी डिमांड होगी, लेकिन हर बार शार्ट हो जाती है और हर बार ब्लैक में मिलती है। और जिस वक्त जो फसल की रिक्वायरमेंट है उस वक्त फार्मर उसको नहीं कर पाता, उसको जब यूज टाइम पे नहीं होगा। हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कैपेसिटी नहीं है या काम नहीं करना चाहते हैं? नहीं, कैपेसिटी पाकिस्तान में मैंने पहले बात की है, कैपेसिटी है। हमें स्टेक होल्डर्स जो तीनों हैं, हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है और तीसरा हमारा फार्मर है, इन तीनों को अगर हम लेके चलेंगे ना साथ साथ और बिठाएं एक पेज पे तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान तरक्की कर सकता है और ये जो पाकिस्तान तरक्की कर सकता वाली बात है, हम कई सालों से, कई इशरों से कह रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, लेकिन तरक्की करने के लिए जो अवामिल हैं उन पे इम्प्लीमेंट करना सबसे अहम है और बदकिस्मती से इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट सेक्टर पे हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर पे हो, या किसान। हर जगह एक चक्कर है कि वो जो एक आम लफ्ज़ यूज़ होता है कि दिहाड़ी लग जाए। अब गंदम के मामले में लास्ट टाइम स्मगल करके पैसे कमा लिए, इस बार यूक्रेन से आ गए, तो ये अगर सिलसिला चलाना तो फिर
काम तो फिर लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या बनेगी? हर बार अपने चक्कर में अगर हुकूमती इदारों के लोग रहें, प्राइवेट सेक्टर के लोग रहें, तो फिर मामला ऐसे चलते रहेंगे। इसमें एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है। इस पर हम उसी भी बात करेंगे। डॉक्टर अनीस खान साहब, जिस तरह बात कर रहे थे जो आजकल हमारे यहाँ मिस यूज हो रहा है मेडिसिन का, इस पर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या कर सकती है? हमारा महकमा सेहत क्या कर सकता है? ड्रग इंस्पेक्टर भी मौजूद हैं और जो मेडिकल स्टोर मालकान हैं उनको अपनी क्या जिम्मेदारी अदा करनी होगी? यही कानून तो बहुत पहले से हैं, कानून लागू भी हैं जो अगर उस पर अमल करना चाहे, लेकिन मेरा ख्याल है कि कहीं पे लूप होल है कि ये कानून जो है ना वो कोई मानता नहीं है, लागू नहीं होते, कहीं ना कहीं ब्रीच है, कहीं इसमें खराबी है। तो उसमें पहली बात तो ये है कि प्रोडक्शन उसकी देखी जाए कि एक जो मेडिसिन इस्तेमाल ही नहीं होती, पूरा एक सर्वे किया जाए, सर्वे करके मालूम किया जाए कि जो इंजेक्शंस हैं जिसमें किन्स है, जिसमें जो है ना और इस तरह जो है ना वो ब्यूपेरॉन है और इस किस्म के जो सेमी सिंथेटिक ओपियोइड्स कहते हैं, यानी उसमें अफीम की बजाय उसको जो है ना अफीम लेके तो उससे मिलती जुलती चीज़ें लेके लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है और उसको बाकायदा पैकिंग में खूबसूरत तरीके से जो है ना भेजा जाता है। उसका इस्तेमाल थोड़ा बहुत तो है कि मिसाल के तौर पर किसी को ऑपरेशन किया जाए तो ऑपरेशन के बाद जाहिर है जिसको काटा जाता है तो वो जब एनेस्थीसिया के दौरान ही किया जाता है, जब उसको जागता है वो एनेस्थीसिया से रिकवर होता है तो शदीद दर्द होती है, तो उसको सप्रेस करने के लिए सिवाय इसके इन जो पेन किलर्स हैं और कोई चारा नहीं है। तो एक तरह से ये ब्लेसिंग भी है कि इतने अच्छे हमारे पास पेन किलर्स हैं कि उस जो काट छांट है बॉडी की पूरी आपने पेट चाक करके रख दिया या टांग की जो है ना गोश्त को चाक कर दिया और आप पेन किलर दे रहे हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनको देखा जाए ना कि पूरे पाकिस्तान में जितने बड़े गवर्नमेंट के इदारे हैं या बाकी पैट कितनी कंजम्पशन है वो अंदाज़ा हो जाएगा, उससे ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन ही रोक दी जाए। अब जो ये बेशुमार कंपनीज बेशुमार किस्म के जो है ना वो टेपेंटाडॉल और वो डोर्जेजिक और पता नहीं बुप्रेजेजिक और वो अजीब नामों से अब तो ये आ गए, मैंने तो सुने भी नहीं कई दफ़ा। मरीज़ ही आके मुझे बताते हैं कि डॉक्टर साहब ये भी एक पेन किलर है, फिर मैं हैरान होता हूँ ये कौन सी कंपनी का है। तो बाजार में चल रहे हैं, बिक रहे हैं, कौन जिससे हमारे यहाँ एक मंशियात के खिलाफ कंपेन चलाई गई, माशरती तौर पर उसको बुरा कहा गया, इस हवाले से भी होना चाहिए। इस हवाले से तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ये जो चीज़ें मेडिकल हॉल से मिलती हैं वो लोग समझते हैं कि ये कानूनी अतियात है। अच्छा, गैर कानूनी उनको बुरा भला कहते हैं कि जी मंशियात फरोश है, ठीए बनाए हुए हैं, इसमें इसको लुक डाउन किया जाता है, उसको बुरी नज़र से देखा जाता है। लेकिन ये जो ऑनरेबल लोग हैं, ये जो फैक्ट्री मालिकान हैं, ये जो बड़े बड़े फार्मेसीज हैं इनकी, जब ये लोग जो है ना ये सारी मेडिसिन बेच रहे हैं तो उनके खिलाफ भी होना चाहिए, इसी तरह उनको लुक डाउन करना चाहिए क्योंकि वालिदैन जो है ना वो नहीं केयर करते कि बच्चा जो है ना कौन सी पेन किलर खा रहा है, कितनी पेन किलर खा रहा है। चाहे बात है वो खुदा ना खास्ता ड्रग्स के लिए वो जब जाते हैं पूरे शहर को पता होता है कि फलां गली में जा रहा है। फलां गली में अब मेडिकल स्टोर पे जा रहा है, उसको क्या पता क्या पता। और फिर वो ये कहते हैं कि ठीक है जी वो पैनाडोल खा रहा है, वो यही नहीं पता ना कि पैनाडोल 1 खा रहा है, 2 खा रहा है, 10 खा रहा है, 20 खा रहा है। जब सर में दर्द हुआ उठा के खा ली, पता चलता है प्रॉब्लम कोई और है, कोई उसको माइग्रेन है, कोई डिप्रेशन है, कोई एंजाइटी है, कोई और प्रॉब्लम है। जा रहा है कोई, किसी ने कह दिया कि जी एक लेक्सोट्रिल खा लो बस ठीक है, रात को आराम से सो जाओगे, कोई सुकून नहीं, सुबह भी टेंशन हो तो खा लेना, वो एक खा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 हफ्ते के लिए प्रेस्क्राइब कर सकते हैं ये मेडिसिन, उसके बाद बंद कर दें। उसके बाद उसे समझाएं अगर मजीद ज़रूरत है तो जाके किसी साइकाट्रिस्ट के पास जाएँ या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, काज का पता लगाएं तो क्या काज है, फिर उसके मुताबिक अद्वियात दें। बेशुमार ऐसी मेडिसिन हैं कि जो डिपेंडेंसी भी काज नहीं करती, जो आपको आदी भी नहीं बनाती और उससे नींद भी आती है। अगर आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम तो वो इस्तेमाल करें। अब वो जाके लेक्सोट्रिल खाई जा रहा है, एटिवन खाया जा रहा है और इस तरह जो है ना वो पेन किलर जो है ना वो बाजार से लेके ये जो टेपेंटाडॉल है और ये पैरासिटामोल के कॉम्बिनेशन के साथ काफ़ी सारे हैं, तो ये दोनों के दोनों जो ना पैरासिटामोल और एसिटामाइनोफिन वगैरह सारे मिला के खाया जा रहा है। मतलब उसके तो टन्स एंड टन्स जो है ना वो मेडिकल हाउस पे जो उसके बाद वालिदैन की जो हालत होती है वो काफ़ी, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे मियाँ वाली में कई बार वालिदैन को ये स्टेटस लगाया देखा था कि ये जो गबी का उस वजह से उनके बच्चों की जो हालत हुई वो मुतालबा करते नजर आए कि भाई इससे कोई हल निकाला जाए। हम बाकी उसको मंशियात से बचाते हैं, बाहर नहीं निकलने देते, किसी एक्स्ट्रा बंदे से नहीं मिलने देते। अब वो मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ से लेके आ जाता है, तो हम किस तरीके से उसको रोकें? वो अपनी मेडिसिन लेने जाता है, वो साथ वो ले जाता है,
तो इस पे पॉलिसी बनना सबसे अहम है। जी, पॉलिसी एक तो ये है कि इसकी प्रोडक्शन को रेस्ट्रिक्ट किया जाए। फिर ये है कि ऑलरेडी ये भी है कि ये जो दवाइयाँ जिसको रिस्ट्रिक्टेड कहते हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड उसमें आती है, जिसमें आप भी नाम ले रहे हैं प्रीगैबलिन का और वो गबीका का, बदनाम ये ज़्यादा है। दवाइयाँ और भी हैं इससे मिलती जुलती, लेकिन वो क्योंकि लोगों के ज़द-ए-आम नहीं है, मतलब वो उसको लोगों को पता नहीं है, वरना अगर पता चल जाए तो ये इसके तो बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है। तो इसी तरह की जो है ना इनकी प्रोडक्शन को कम कर दिया जाए और इनको जो है ना जिन मेडिकल हाउस पे ये जाते हैं रिस्ट्रिक्टेड आइटम में बाकायदा रजिस्टर हो कि इन प्रेस्क्रिप्शन पे ये दवाइयाँ हैं, उसका चेक रखा जाए आपने किसको दी, सप्लाई कितनी भेजी आई, हाँ जी, कितने लेक्सोटल किस लोगों को दिए, किस प्रेस्क्रिप्शन के अगेंस्ट दिए, किसी हकीम ने तो नहीं लिखे, किसी डिस्पेंसर ने तो नहीं लिखे, वो जो डिस्पेंसर लिखे उसे ऑनर ही ना किया जाए। लेकिन होता ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ना ये मेडिकल हॉल पे मैंने पूछा है लोगों से कि ये जो है ना थोड़े से प्रॉफिट के लिए 300 रुपए की डब्बी है 400 में दे दी, 300 रुपए की 200 रुपए की डब्बी है 500 में दे दी, बस तो 100-200 के प्रॉफिट के लिए वो कोई पूछता नहीं है, धड़ाधड़ बिके जा रही हैं, वो बिक रही हैं, वो बना रहे हैं। तो इन पे एक चेक रखना चाहिए, चेक रखना चाहिए और कम से कम जो लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं वो एक बार खुद भी सोचें कि वो क्या कर रहे हैं। हम सुबह शाम मनशात फरोशों को बुरा भला कहते हैं, कहना भी चाहिए, लेकिन ये जो सारा धंधा जारी है इस वजह से जो नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, तो इस पे भी वो एक बार अपने आप सोचें कि वो कर क्या रहे हैं। और गवर्नमेंट को भी इस हवाले से प्रॉपर पॉलिसी बनानी चाहिए और जो हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो जिसकी जिम्मेदारी है कि वो देखे मार्केट में चेक करे कि डिमांड एंड सप्लाई को देखे किस तरीके से कहाँ पे सप्लाई हो रहा है, कितनी हो रही है और क्यों हो रही है, तो कम से कम इसको भी मॉनिटर किया जाए। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे ब्रेक से वापस आए हैं तो हम जरा आएंगे कैसर अब्बास के पास और उनसे जरा जानेंगे जो हमारे यहाँ ज़राअत की बेहतरी के हवाले से क्या इक़दाम हो सकते हैं। इसके बाद जो हमारे यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर भी मौजूद है, गवर्नमेंट भी कोशिश करती है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी मौजूद है, किस तरीके से बेहतर काम हो तो हमारी ज़राअत बेहतर हो सकती है, सजेशन क्या दे सकते हैं, क्योंकि हम उनको सिर्फ सजेशन नहीं दे सकते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको साथ लेकर चलना चाहिए और उसका एक लेकिन मैं आपकी बात कट करूंगा, इस पर प्राइवेट सेक्टर ने इतनी गंदा बात मंगवा लिया है कि हुकूमत साथ ही लेके गई थी हमको। मैं वही बात करें कि अगर प्राइवेट सेक्टर को जो पॉजिटिव उसकी है ना उसको ज़रा देखा जाए और उसको साथ लेकर चला जाए। हमारा जो मेन स्टेक होल्डर है फार्मर है, जैसे अभी ग्रीन पाकिस्तान के नाम से इन्होंने गवर्नमेंट ने लैंड जो फर्टाइल लैंड है पाकिस्तान में आप देखें कि टोटल 22% जो सिर्फ फर्टाइल लैंड है, बाकी सारी की सारी पड़ी हुई है। तो वो इनिशिएटिव अच्छा है ग्रीन पाकिस्तान के नाम से, लेकिन मेरे नॉलेज में ये नहीं है कि उसमें फार्मर इन्वॉल्व नहीं है। और फार्मर जो मेन स्टेक होल्डर है, मैं 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें ये है कि जो फार्मर है वो इतना पोटेंशियल है उसमें कि वो प्रोडक्शन को बेहतर कर सकता है, क्वालिटी को बेहतर कर सकता है। उसका तजर्बा भी कई सालों का है, कई सालों कई सदियों का इस खित्ते के लोगों का। उसको शामिल किया जाए, प्राइवेट सेक्टर को शामिल किया जाए, गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो, तीनों पेज। और जो इमेज होता है ना, जैसे पेस्टिसाइड कंपनी का बड़ा इमेज डाउन है, हालांकि आप देखेंगे सिर्फ 2% का जो है ना इसमें गलत या 2% जो है ना वो सैंपल अनफिट आते हैं, बाकी 98% जो है ना वो प्योरिटी है जो हमारी पेस्टिसाइड है। लेकिन उस पर जो है ना वो इमेज एक किया जाता है कि ये इसकी वजह से। हालांकि अब कॉटन का एग्जांपल ले लें तो कॉटन का सीड का सिर्फ मेन मतलब उसकी है क्लाइमेटिक जो कंडीशन हमारी है उसका मेन किरदार है। तो ये इमेज जो प्राइवेट सेक्टर का है उसको एक माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ गवर्नमेंट मार्केट हमारे यहाँ मौजूद है। जी बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ कंजम्पशन तो है, लेकिन इसको यूज करने की जरूरत है बेहतर तरीके से। जी जी बिल्कुल ऐसे ही जैसे अब हम फार्मर को कन्वे करें, फार्मर को नॉलेज दें कि जैसे फर्टिलाइजर है, अब वो कन्वेंशनल फर्टिलाइजर तो इस्तेमाल करते हैं। इवन ये देखें कि अगर आप रबी और खरीफ क्रॉप देखे जाए तो रबी क्रॉप में जैसे वीट है उसमें फास्फोरस का इस्तेमाल होता है, इवन जो खरीफ क्रॉप्स हैं उसमें फास्फोरस का इस्तेमाल ही नहीं करते। तो ये बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह और फर्टिलाइजर जो हैं जैसे पोटाश है, पोटाश की बहुत कमी है, इसी तरह जिंक है, बोरान है, ये जो है सल्फर है, मतलब इसमें ये जो अमाइनो एसिड्स हैं बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे फर्टिलाइजर डिफरेंट तरीके से नई टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है वो उसमें जो है ना रवायती खादों पे ज़्यादा जोर है।
तो मैं ये कहता हूँ रवायती खादें भी ज़रूरी हैं, वो DAP ज़रूरी है, यूरिया ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो है बाकी फर्टिलाइजर है उसको तभी उस तरफ आएगा जब किसान को उसकी फसल का मुआवजा मिलेगा। जब उसे पता होगा कि मैं इसमें मजीद ये चीज़ें यूज़ करूँगा, पैदावार बेहतर होगी और पैदावार की रेट अच्छा लगेगा, मेरे पास पैसे आएंगे, तो अगली बार मजीद मेहनत करेगा। जब उसे पता है कि मुझे औने पौने पैसे मिलने, तो फिर वो भी काम चलाता है। वो जो 2-3 खादें लाजमी है वो यूज़ करता है, उसके बाद वो कहते हैं रहने दे भाई, क्योंकि पैसे ही प्रॉफिट नहीं होना तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूं। तो इस पर गवर्नमेंट को पॉलिसी बेहतर करनी होगी। पॉलिसी की क्या बात कि 3900 रुपये फी मन रेट खुद लगाया, बारदाना भी जारी किया कि जी 6 एकड़ वाला आ जाए अप्लाई करे, लोगों से अप्लाई भी करा लिया। उसके बाद कहा कि अभी वेट करें, और किसान अब आधी तो गंदम बेच चुका है जो किसान है। अब आड़ती और मिडल मैन के पास और फ्लोर मिल ओनर्स के पास गंदम मौजूद है। अब देखते हैं कि अब हुकूमत पंजाब कब कहते हैं कि हमें गंदम बेचो, फिर कौन बेचेगा ये भी सामने आ जाएगा। हम इससे मज़ीद बात करेंगे, हम जाएंगे डॉक्टर अनीस खान साहब के पास। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम बात करते हैं कि मेडिसिन के मिस यूज़ की वजह से नौजवान नस्ल इसकी तरफ जा रही है, जो आपके पास पेशेंट आते हैं कितनी रेशो आ रही है आपके पास, और किस किस एरिया से अब सोच की हम बात करें तो किस हद तक इसमें ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, और उनकी हालत कैसी होती है, कितना टाइम लग जाता है उनको रिकवरी में, जब वो वापस आते हैं तो नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं या टाइम लगता है उनको? देखिए, अब डेफिनेटली अब जो लोग आ रहे हैं ना जी, अच्छा वो उसमें जो हमारे पास लोग मतलब एक तो एडिक्शन के साथ आते हैं नशे की। मैं एक्चुअली एडिक्शन को ना लोग बीमारी नहीं समझते। पहली बीमारी तो एडिक्शन की बीमारी है कि ये बजाते खुद एक जो है ना बीमारी के उसमें आती है, ज़मरे में आती है। फिर दूसरी ये होती है कि उसके साथ जो है ना सेकंड प्रॉब्लम ये होता है कि उसको जो है ना जब ये ख़ास तौर पर इस एज में ना जिसको हम कहते हैं लड़कपन की एज, उसमें जब ये कोई इस किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जो दिमाग पे असरअंदाज होती है, पेन किलर्स हैं या बेंजोडाज़ेपिन्स हैं, डायज़ेपाम ग्रुप की चीज़ें हैं, ये दिमाग को ना उस वक्त जो है ना इसकी स्ट्रक्चर को ख़राब कर देते हैं। उसके स्ट्रक्चर को ख़राब करने से उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। उसका बिहेवियर चेंज करने से तो जो है ना उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, वो लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है, उसके जो है ना सोचने समझने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, तो वो ज़्यादा डेंजरस है। फिर ये बिहेवियर प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं। फिर तीसरा ये है कि वो कोई ट्रेडिशनल ड्रग जैसे अफीम वगैरह हो गई, कोई हेरोइन हो गई, इसके साथ साथ जो है ना जैसे आपने बताया कि अब हर बंदे को पता है कि बीका का। अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये होती है, अफीम खा रहा है, अफीम के साथ वो पहले उसने कहा कि जब नहीं मिली तो मैंने 2-4 ये पकड़ के खा लिए, अच्छा मुझे मज़ा आया, मैंने एक उसके साथ कभी अफीम खा ली, कभी हेरोइन पी ली, साथ में ये भी खा लिए। अब होता ये है कि पहले हेरोइन पी रहा है, फिर साथ में अफीम खा रहा है, साथ में गबीका भी खा रहा है, साथ में जो है ना उसने कहा रात को नींद नहीं आई, चलो लेक्सोटल भी खा लिए। अब और साथ में जब ज़्यादा ही उसने थोड़ी बहुत अगर आइस भी पी ली या वैसे भी उसका दिमाग भी चल पड़ा, मतलब वो आउट ऑफ सेंस हो गया, साइकोटिक रिएक्शन हो गया, पागल हो गया, वहम आने लगे, बस वैसे आने लगे, कोई मुझे इधर से देख रहा है, कोई मुझे वो देख रहा है, कोई मुझे मेरे साथ जो है ना दुश्मनी पाली हुई है, कोई खिड़की से झांक रहा है। अब वो भी उसका मतलब हमें ट्रीट करना पड़ा। मतलब अब जो है ना पेशेंट सारे के सारे कॉम्प्लिकेटेड आते हैं और डेफिनेटली अब उनका सारा तीनों चीज़ों का इलाज करना पड़ता है। डिपेंड करता है कि मरीज़ के जो है ना मतलब जहनी हालत कैसी है, जिस्मानी हालत कैसी है और उसको क्या प्रॉब्लम है। फिर ज़ाहिर है उसी हिसाब से किसी को महीना लग जाता है, किसी को 1.5 महीना लग जाता है। आमतौर पर महीना 1.5 महीने से ज़्यादा लोगों को नहीं लगता, बहुत ही रेयर केसेस है कि इससे ज़्यादा लग जाए। आमतौर पर जो है ना क्योंकि अच्छी मेडिसिन है आपके पास, तो वो आप जो है ना सारी की सारी जो है ना रिप्लेसमेंट थेरेपी दे के, मेडिकल थेरेपी दे के उनको ख़त्म करते हैं। अगर नींद का प्रॉब्लम है तो अल्टरनेट मेडिसिन देते हैं जो एडिक्टिव नहीं है, जब चाहे वो बंदा छोड़ सकता है। अगर वो डिप्रेशन का शिकार है तो उसको एंटी डिप्रेशन देते हैं कि जो लोगों का ख्याल है। अच्छा मैंने ये भी बात देखी है कि जो नशे के मरीज़ आते हैं वो डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर साहब ये जो दवाई आपने लिख के दी है तो मैं जल्दी ना छोड़ दूँ। तो मैंने कहा भाई आप कितने साल से नशा कर रहे थे? 10 साल से। तो मैंने कहा भाई वो ज़्यादा डेंजरस थी, उसकी वजह से आपको दिमाग का मसला हो गया। अब ये दिमाग का मसला आपको लगेगा 5-6 महीने। वक्त की किल्लत है, इस पर हम मज़ीद बात कर सकते थे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ रहे, तफसील में बताया आपने। कैसे बात से आपका शुक्रिया, आपने ज़राअत के बारे में तफसील में बताया। नाज़रीन आपने गुफ्तगू जानी, हम अपील ही कर सकते हैं और लोगों से भी और अपने जो मेडिकल स्टोर मालिकान हैं उनसे भी, हुकूमत से भी, किस मामले में ज़रा सोचें कि जो हमारे यहाँ मेडिसिन है, जो ड्रग्स हैं, उनका जो मिस यूज़ हो रहा है, तो इस मामले में अपनी अपनी जिम्मेदारी कम अज़ कम अदा करें ताकि जो हमारे नौजवान हैं वो इस तरफ जो जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी को तबाह करें, वो उससे महफूज रह सकें। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।